बिल्कुल डरने की बात नहीं है कि वो मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा तो मैं हार्मोन थेरेपी नहीं ले सकती, सिंथेटिक नहीं लेनी चाहिए। आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, खुदा की कसम ये भी नहीं पता होता कि व्हाट काइंड ऑफ एस्ट्रोजन्स आर देयर। मसला ये नहीं है कि आपने ज़िंदा रहना है, मसला ये कि किस क्वालिटी के साथ रहना है। ये गलत है, ये गली गली में जो गोरे होने वाले इंजेक्शन लग रहे हैं ये नॉनसेंस है, ये मत कीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सियासत और रोज़मर्रा की ज़िंदगी डिस्कस कर करके हम थक गए हैं, तो डायरेक्ट वाशिंगटन डीसी से, एयरपोर्ट से डायरेक्ट डॉक्टर शौना मुफ्ती हमारे साथ आ चुकी हैं। यहाँ पर तो हम गायनेकोलॉजिस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अमेरिका में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है OBGYN यानी ऑब्स्टेटिक्स, और गायनेकोलॉजी उसकी एक्सपर्ट हैं। पाकिस्तान में BHRT इंट्रोड्यूस करवाया है, गुलबर्ग में इनका क्लिनिक भी है, उसके अलावा सर्टिफाइड लाइफ कोच है। अचीवमेंट्स बहुत सारी हैं, बातें करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आपने देखा होगा इनको अक्सर पॉडकास्ट पे या इनके यूट्यूब चैनल पे। डॉक्टर मुफ्ती कैसी हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच। आई एम डूइंग ग्रेट। इट वाज अ लॉन्ग एंड रफ डे। लाहौर से कराची की फ़्लाइट इट वाज डिलेड, तो हम तो एयरपोर्ट पे ही 5-6 घंटे रह गए। तो ये आपने शुरू भी अस्सलाम वालेकुम से कर दिया। लोगों को कन्फ्यूजन थी कि ये जो मुफ्ती है ये मुफ्ती तारिक मसूद वाला नहीं है, ये आपके मियाँ का नाम है। जी एग्जैक्टली। तो ये लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है कि अच्छा, सिंस आप रिलीजन की भी बातें करती हैं। थोड़ा मज़ा ही हमने स्टार्ट ले लिया, बट इट्स बिन टफ मंथ फॉर मी एज वेल। हमारी एक दोस्त हैं ज़ारा खान, वो इस पॉडकास्ट पे भी आई थी टू स्पीक अबाउट हर एक्सपीरियंस विद ब्रेस्ट कैंसर। शी रिसेंटली पास्ड अवे। तो आपने भी इस बारे में बात की है। आई थिंक ये ज़रूरी है। यूजुअली आई थिंक पीपल से ओवर 40 बट यू रिकमेंड ओवर 30। जी, कि क्या करें, सेल्फ एग्जामिन करें, किस तरह करें? सेल्फ एग्जामिन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। ख़वातीन जो हैं वो हमेशा एवरी मंथ आफ्टर देयर पीरियड्स खुद से ब्रेस्ट को चेक करें, क्योंकि लम्प्स या कोई नई चीज़ तो नहीं फील करें, समथिंग डिफरेंट। उसके अलावा जब डॉक्टर के पास जाते हैं दे डू द सेम थिंग कि वो भी चेक करते हैं। फैमिली हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है ना, तो आपने जो मेमोग्राम्स या अल्ट्रासाउंड करवाने हैं वो 10 साल पहले करवा लें। यानी कि अगर आपकी अम्मी को था 50 साल में, तो उससे भी 10 साल पहले आपने ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग करानी शुरू कर देनी है। ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग में आमतौर पे जब मेरे पेशेंट कोई हिस्ट्री नहीं, नथिंग, तो 35 में ज़रूर कहती हूँ कि एक बेस लाइन तो ले लो। आई लाइक डूइंग बेस लाइन थिंग्स हैं, फिर वो कंपैरिजन आ जाता है। और उसके बाद 40 साल के बाद USA में 1 to 2 years डिपेंडिंग कि औरत क्या चाहती है। अब कुछ लोग कहते हैं जी जो मेमोग्राम है उससे थोड़ी सी रेडिएशन आती है, बहुत मिनिमल रेडिएशन आती है, लेकिन जब आप उसको ब्रेस्ट को स्क्वीज़ करके उसके ऊपर रेडिएशन डालते हो तो पहले थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन हुई होती है और उसके ऊपर आप रेडिएशन डाल रहे हो तो वो थोड़ा सा ज़्यादा डबल इफेक्ट हो जाता है। सो नॉट एवरीबडी इज़ इंटरेस्टेड इन डूइंग इट। तो फिर मैं ये कहती हूँ कि अच्छा फिर आप अल्ट्रासाउंड करवा लो। लेकिन 1 in 8 यानी कि 8 में से 1 आप अगर आसपास देखोगे तो आपकी खाला, आपकी अम्मी, आपकी सहेलियाँ, किसी ना किसी को ब्रेस्ट कैंसर होगा। तो अब तो दे आर वर्किंग और ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है सारी कि ब्रेस्ट कैंसर जो है उसकी वैक्सीन आ जाए। तो अब देखें, लेट्स सी कि क्या होता है। एक और चीज़ होती है जो पाकिस्तान में मैं बहुत ख़वातीन को कहती हूँ कि खुदारा अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है ना, तो एक ब्रैका टेस्टिंग होती है, वो ज़रूर करवा लें। उससे ये पता चल जाता है कि आप इट रन्स इन योर जीन्स और नॉट। बल्कि अब तो नई गाइडलाइंस आ रही हैं कि अगर आपको कोलन कैंसर है, आपको एंडोमेट्रियल कैंसर है, क्योंकि एक सिंड्रोम होता है, या इस तरह से आपके ब्रेस्ट कैंसर है, तो फिर भी आप ज़रूर ब्रैका टेस्टिंग करवा लें। ब्रैका टेस्टिंग में ये होता है ना कि अगर वो आपको पॉजिटिव आ जाए तो आपको पता चल जाता है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर का ख़तरा ज़्यादा हो गया है। अब अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर था तो वो अपनी करा ले, ताकि पता चल जाए कि भी मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव, मेरी बेटी को मिलेगा कि नहीं। अगर आपकी अम्मी को था और आपने नहीं करवाया तो फिर ये है कि बच्चों को खुद कराना पड़ेगा। बहन को, हर इंडिविजुअली बहन को कराना पड़ेगा। ये नहीं कि मेरी बहन ने कराया, उसका नेगेटिव है तो मेरा भी नेगेटिव हो जाएगा। अम्मी का पॉजिटिव था तो सारों को रिस्क है किसी के ना किसी का पॉजिटिव हो, तो सबको करवाना चाहिए ब्रैका टेस्टिंग, स्क्रीनिंग टेस्ट। एंजेलिना जोली का फेमस एब्सोल्युटली, आई लव इट जब मेरे होस्ट को बहुत ज़्यादा मेडिकल नॉलेज हो, क्योंकि मेरे मुझे एंजेलिना जोली नॉलेज with her eyes, right, the beautiful eyes, and she is my favorite. और उसका स्टार भी जेमिनी है। आपका भी जेमिनी है? जी मेरा भी जेमिनी है। You know, communication skills। ये जो सिंस हम इस टॉपिक पर आए हुए हैं, जब होता है या स्टेज 1 हो, शुरू हो, I think women, especially in Pakistan, are reluctant to get breast removal. But आप
यही रेकमेंड करेंगी? नहीं, मैं तो उसकी स्पेशलिस्ट नहीं, आई एम नॉट अ ब्रेस्ट सर्जन। हमारे ये होता है कि हम स्क्रीनिंग करते हैं, ब्राका टेस्टिंग करवाते हैं, और उसके बाद अगर हमें पता चले जी कि इसका पॉजिटिव आया है तो वहाँ पे ब्रेस्ट काउंसलर्स होते हैं, पूरी टीम्स होती हैं। फिर अकॉर्डिंग टू द स्टेज एंड ग्रेड ये वी लीव इट अप टू, वी वर्क एज अ टीम। हम कभी भी अपनी एक्सपर्टीज से बाहर नहीं जाते और बाहर रेफर आउट करते हैं और वो टीम टेक ओवर। फिर वो आपको पूरी टेस्टिंग करके, सर्जन्स की टीम होती है और काउंसलर्स की टीम होती है जो ना सिर्फ सर्जरी बताते हैं, सारा उसका इलाज बताते हैं कि रेडिएशन होगी या कीमोथेरेपी होगी, व्हाटएवर, एंड रिसेप्टर पॉजिटिव है या नहीं। हमें इसमें इसलिए इंटरेस्ट होता है क्योंकि अभी आपने मुझे बताया ना, इंट्रोड्यूस करवाया कि BHRT स्पेशलिस्ट, तो बायोरेंटिकल हार्मोन्स, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन चूंकि ब्रेस्ट की बात हो रही है तो वो इसलिए हार्मोन्स, जो फीमेल हार्मोन्स हैं ना, वो इसलिए इतने बदनाम हो गए थे कि जी ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, वो सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं। तो हमें इसलिए इसमें इंटरेस्ट होता है कि एज ए स्पेशलिस्ट मैं ख़वातीन को बताती हूँ कि हार्मोन थेरेपी, जो नेचुरल हार्मोन्स होते हैं, जो बायोरेंटिकल होते हैं, हम खुल के बाद में बताएंगे उसके बारे में, वो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। जब इन्फ्लेमेशन कम होती है तो ब्रेस्ट कैंसर का ख़तरा भी कम होता है। तो इसकी वजह से अगर किसी का इवन फैमिली हिस्ट्री है, अम्मी को ब्रेस्ट कैंसर है, सिस्टर को ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रैका पॉजिटिव है, वो भी हार्मोन थेरेपी जो हम देते हैं, जिसके स्पेशलिस्ट हूँ, आई एम द स्पेशलिस्ट, वो भी वो ख़वातीन ले सकती हैं। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है कि वो मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा तो मैं हार्मोन थेरेपी नहीं ले सकती। सिंथेटिक नहीं लेनी चाहिए, और वही पाकिस्तान में दी जाती थी। जो नेचुरल हैं, जो मैं लेकर आई हूँ, लॉन्च की हैं पाकिस्तान में, वो एब्सोल्युटली आपका ख़तरा एक्चुअली कम करते हैं। स्पेसिफिकली इस पर सवाल पूछ लेते हैं। आपने तारीफ तो कर दी है लेकिन मुझे कुछ नहीं पता बायोलॉजी के बारे में। आप जो कर रही हैं बायो HRT, जो आपने अभी मेंशन भी किया, जो सिंथेटिक HRT है, उसमें स्टडीज़ आई हैं कि वो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क जो है वो बढ़ा देती है। मुझे नहीं बायोलॉजी समझ में आती, फ्रॉम ए ले मैन जो मैं समझ रहा हूँ कि जब हार्मोन्स बढ़ाते हैं, स्पेशली एस्ट्रोजन की अगर बात हो रही है, जो फीमेल हार्मोन समझा जाता है, तो एस्ट्रोजन अवेलेबिलिटी की वजह से कैंसर प्रोपेंसिटी बढ़ जाती है। तो जो अगर हम बायो कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ सिंथेटिक, वन वुड इमेजिन कि बायो से भी आपका एस्ट्रोजन प्रोडक्शन तो जो नेचुरली कम हो गया है वो बढ़ेगा। तो वुडंट दैट ऑल्सो मिमिक जो सिंथेटिक की वजह से कैंसर बढ़ रहा है? आई एम लविंग योर क्वेश्चंस। आपने कैसे कह दिया? मुझे ऐसे क्वेश्चन किसी ने नहीं किया, एंड आई एम डाइंग टू एक्सप्लेन दिस। आपकी टीम ने बताया था कि पॉडकास्टर्स ने डिसअपॉइंट किया आपको साइंस बिहाइंड इट। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जो समझने वाली बात है, कि एस्ट्रोजन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। दैट्स वेयर द की इज़ कि एस्ट्रोजन जो होता है आपकी ओवरीज से बन रहा होता है, वो होता है 17 बीटा एस्ट्राडायोल। ये वो वाला हार्मोन है जो खातून की, एक लड़की का हार्मोन बन रहा होता है जब वो जवान होती है, 20-30 में पीक होती है उसकी फर्टिलिटी, उसकी वाइटलिटी, उसकी सेहत होती है। कैंसर होना हो तो 20 साल की हर बच्ची को हो जाए, क्योंकि उसके अंदर मैक्सिमम एस्ट्रोजन होता है। यही तो हम बता रहे हैं कि अगर कैंसर जो है वो तो बढ़ती उम्र के साथ इन्फ्लेमेशन होती है, और उसकी वजह से डिफरेंट काइंड ऑफ एस्ट्रोजन पैदा होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। या फिर एस्ट्रोजन की क्वांटिटी मेनोपॉज में इतनी कम हो जाती है कि जब इन्फ्लेमेशन जनरलाइज्ड जिस्म के अंदर होती है, गट के अंदर भी होती है, गट भी कितने लोगों का ख़राब हो जाता है 40s-50s में, वो भी रिस्क फैक्टर होता है। और बढ़ती उम्र बाय इटसेल्फ जो है वो रिस्क फैक्टर है। जेनेटिक हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, सब ब्रेस्ट कैंसर को इंक्रीज़ करते हैं। सिंथेटिक हार्मोन्स इसलिए इंक्रीज़ करते हैं कि आपके हेड टू टो जिस्म के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं। अब रिसेप्टर क्या होते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। रिसेप्टर ये होता है एक तरह का ताला, समझ लें। हर खुलिये के ऊपर, हर सेल के ऊपर एक ताला है। अब जो हार्मोन होता है वो क्या होता है, हार्मोन ने ताले के अंदर जाना है, ताले को खोलना है। तो हर ताले के लिए एक मखसूस चाबी है। वो जो चाबी है वो हार्मोन है। अब अगर आप गलत चाबी गलत रिसेप्टर को लगाएंगे तो आप गलत कमरा खोल लेंगे, तो गलत वहाँ पे रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी ब्रेस्ट के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे कहते हैं अल्फा रिसेप्टर्स। अब अगर एक खातून जो जवान है, जो लड़की है, उसकी ओवरीज बना रही हैं 17 बीटा एस्ट्राडायोल। 17 बीटा एस्ट्राडायोल जो होता है वो अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स पे काम करता है। जब खातून बढ़ती उम्र में बड़ी होती जाती है 40s-50s में, आहिस्ता उसका ये वाला जो 17 बीटा एस्ट्राडायोल जो उसकी ओवरीज बना रही हैं वो उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। अब क्या होता है, उसके पास अल्लाह ने एड्रिनल ग्लैंड दिया हुआ है, वो वाला ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर छोटा सा प्रेजेंट होता है, वो बनाना शुरू कर देता है।
अदर काइंड ऑफ एस्ट्रोजन जिसका नाम होता है एस्ट्रॉन, एस्ट्रॉन या ईस्ट्रॉन, अमेरिका में हम एस्ट्रॉन कहते हैं, यूके में ईस्ट्रॉन। तो ये वाला ईस्ट्रॉन जो होता है ये प्रो इन्फ्लेमेटोरी होता है, जिसका मतलब है कि इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। ये छोटी अमाउंट में तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन मेनोपॉजल औरत के अंदर जब ओवरीज ने 17 बीटा एस्ट्राडियोल जो एंटाई इन्फ्लेमेटोरी था वो बनाना बंद कर दिया और इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, ये जाके ब्रेस्ट रिसेप्टर पे काम करता है, जो कि वहाँ पे ब्रेस्ट पे होते हैं अल्फा रिसेप्टर्स। ईस्ट्रॉन वहाँ पे जाके काम करेगा ज़्यादा क्वांटिटी में, तो वो रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा और वो एंटाई इन्फ्लेमेटोरी नहीं है, तो इसकी वजह से वो ब्रेस्ट कैंसर का इन्फ्लेमेशन होगी, एजिंग होगी, आपका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता जाएगा। जो डॉक्टर्स को यहाँ जो नहीं इसको फॉलो करते, साइंस को रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है, या जो BHRT के बारे में नहीं सीख रहे, वो एस्ट्रोजन समझते हैं जी एक एस्ट्रोजन है पूरे जिस्म में, सब एस्ट्रोजन का नाम सुनते ही ले मैन लैंग्वेज कि भाई एस्ट्रोजन से कैंसर हो जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि एस्ट्रोजन के डिफरेंट टाइप्स हैं, वो डिफरेंट रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। द बैलेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स पे जब वो काम करता है सही मिकदार में, तो इन्फ्लेमेशन कम करता है। अब जो बढ़ती उम्र में मेनोपॉज में जब वो इन्फ्लेमेशन वाला हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क हाई हो जाएगा। हमने ये बैलेंस वापस बरकरार देना होता है, 17 बीटा एस्ट्राडियोल को फिर ज़्यादा देना होता है, आपने बाहर से देना है क्योंकि आपकी ओवरीज ने बनाना बंद कर दिया मेनोपॉज में। तो अब आपने वो बैलेंस वापस लेकर आना है, वो जो तवाज़ुन है कि 17 ज़्यादा हो जाए और ईस्ट्रोन कम हो जाए, ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो जाए, ताकि ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम हो जाए। इसमें अगेन मैं तो लेमैन, मुझे नहीं समझ में अल्फा बीटा, मैंने ज़्यादा बोल दिया। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक बोला है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर सुनते हैं। TRT जो होती है वो काफ़ी रेसलर्स करवाते हैं, फाइटर्स एथलीट्स करवाते हैं, उसके लॉन्ग टर्म डाउन साइड्स होते हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो आप सिंथेटिक बात कर रही हैं उसका भी डाउन साइड आया है। तो जो BHRT है जो बायो मिमिक करता है, हाउ कैन आई बी श्योर, क्योंकि स्टडीज़ तो अभी सिंथेटिक पे आ गई हैं, हो सकता है इसे 10-15 साल बाद आ जाए। एंड आई नो आप ऑफन FDA को कोट करती हैं, FDA की जितनी तारीफ़ें हैं FDA के उतने स्क्रू अप्स भी वो काफ़ी हैं, काफ़ी चीज़ें उन्होंने क्लियर कर दी। अभी वैक्सीन पे भी क्वेश्चन मार्क आया है, बच्चों के खानों में जो अमेरिका में खिलाया जाता है, यूरोप में वो प्रोडक्ट्स बैन होते हैं, आप डाई डालकर बच्चों को खिला देते हैं, तो FDA का भी रिकॉर्ड परफेक्ट नहीं है। हाउ कैन आई बी श्योर कि जो सिंथेटिक HRT से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बायो से नहीं होंगे? बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, इट हैज़ बिन प्रैक्टिस फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, डेकेड्स एंड डेकेड्स। ये सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि जब हम बायोइडेंटिकल की बात करते हैं तो लोग समझते हैं कोई नई चीज़ आ गई है और डॉक्टर साहब किसी नई चीज़ की बात कर रहे हैं। इसके पीछे बेइंतहा बेशुमार रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस बेस्ड साइंस है, ये कुछ नया नहीं है, अवेयरनेस अब आ रही है। और जो आप आपके क्वेश्चन के दो हिस्से बनते हैं कि सिंथेटिक जो है वो उसके ऊपर स्टडीज़ थी कि वो ब्रेस्ट कैंसर करता है, तो वो क्यों करता है। ये थोड़ा सा हिस्ट्री में वापस जाएं कि ये सारा घपला क्यों मचा है कि हम कहते हैं ऑल हार्मोन्स आर बैड। इसकी वजह से आपको बेस लाइन अंडरलाइन समझना पड़ेगा हार्मोन्स की पैथोफिजियोलॉजी को और बायोकेमिस्ट्री को। WHI की स्टडी आई थी 2002 के अंदर, उन्होंने बंद कर दी थी। उस स्टडी के अंदर जो हार्मोन्स यूज़ किए थे वो केमिकल्स, वो सिंथेटिक हार्मोन्स थे जो कि एक प्रेग्नेंट मेयर घोड़ी होती है उसके पेशाब से बने थे। उसके अंदर जो एस्ट्रोजन यूज़ किया गया था वो था प्रेमरिन के नाम से कॉन्जुगेटेड एक्वाइन एस्ट्रोजन। जो बर्थ कंट्रोल पिल सिंथेटिक होते हैं उसमें एथिनिल एस्ट्राडियोल होता है, जो उस स्टडी के अंदर इस्तेमाल किया था वो सिंथेटिक हार्मोन था। और उसके साथ जो प्रोजेस्टेरॉन, हम खाली एस्ट्रोजन करते रहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन इज़ द रीज़न फॉर द इंक्रीज इन इंसिडेंस ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। उसके अंदर जो प्रोजेस्टेरॉन यूज़ किया गया था उसका नाम था प्रोजेस्टिन, जिसके जो प्रोजेस्टिन होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं, वो डिफरेंट रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। ऊपर से साथ कॉन्जुगेटेड एक्वाइन एस्ट्रोजन डिफरेंट रिसेप्टर्स पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने देखा जी इससे ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो उन्होंने कहा जी कि पहले 70% लोग इस्तेमाल कर रहे थे, भाई ब्रेस्ट कैंसर हो गया ख़त्म कर दो। DC के अंदर उन्होंने बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की और उस कॉन्फ्रेंस में सारा मीडिया बुलाया, न्यूज़पेपर एंड एवरीथिंग, और फिर उन्होंने कहा जी ये ख़त्म कर दो, सिंथेटिक है। तब से लेकर अभी तक बायोइडेंटिकल जो नेचुरल हार्मोन्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं। नेचुरल हार्मोन्स का फ़र्क ये होता है कि वो प्लांट बेस्ड होते हैं, वो एग्जैक्ट मोलेकुलर स्ट्रक्चर होता है, जो एक्वाइन एस्ट्रोजन नहीं है। वो 17 बीटा एस्ट्राडियोल है जो कि आपकी जवान ओवरी बना रही होती है, जवान लड़की की ओवरी। फ़र्क सिर्फ ये है कि जब आप उसको कोई भी टैबलेट आप देते हैं, टैबलेट की सूरत में बाय माउथ, वो लिवर में उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है।
तो वो 17 बीटा एस्ट्राडायोल रहता नहीं है। जब लिवर में उसका मेटाबॉलिज्म होता है तो फिर क्या होता है जी, वो ईस्ट्रोन बन जाता है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ईस्ट्रोन इन्फ्लेमेशन करता है और एड्रिनल ग्लैंड से मेनोपॉज औरत के अंदर पैदा हो रहा होता है। तो उसकी वजह से अगर आप एस्ट्राडायोल बाय माउथ दो भी तो वो प्रो इन्फ्लेमेशन करता है, वो आपका सिंथेटिक बन जाता है, उसके डिफरेंट रिसेप्टर्स पे काम करेगा। और एस्ट्रोन ने अल्फा रिसेप्टर्स पे काम करना था जो ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीज करता है, क्योंकि अल्फा रिसेप्टर्स ज़्यादा क्वांटिटी में ब्रेस्ट के ऊपर होते हैं। तो इसकी वजह से आपने बायोरेंटिकल 2 चीज़ें सीखनी है कि ये हमेशा 17 बीटा एस्ट्राडायोल देना है, क्योंकि ये वो एग्जैक्टली सेम मॉलिक्यूल है जो ओवरी बना रही थी जवान लड़की की। और कैसे देना है, लिवर को बाईपास करना है। फर्स्ट लिवर मेटाबॉलिज्म जो है उसको बाईपास कर देना है, ताकि ना गट ना लिवर किसी को अफेक्ट ना करे, सीधा ब्लड में जाए, ब्लड स्ट्रीम से सीधा रिसेप्टर्स पे जाए। वो कैसे पॉसिबल है, आपकी स्किन के थ्रू। स्किन से इसका मॉलिक्यूल छोटा होता है एस्ट्राडायोल का, 17 बीटा एस्ट्राडायोल आपने अपनी स्किन के ऊपर लगाना है। वो डायरेक्टली फिर अंदर जाएगा और उसी तरह उसकी साख नहीं बदलेगी, इन्फ्लेमेशन नहीं करेगा, बल्कि वो फ़ायदे करेगा तो जो जवानी का हार्मोन कर रहा था। अब आपने ये कहा, आपका दूसरा पार्ट क्या था इसका? एफडीए वाला पार्ट था, बट आई थिंक दैट इज नहीं, एफडीए के अलावा भी कोई और था। हाँ, अब आपका दूसरा क्वेश्चन का पार्ट था कि ये स्टडीज़, अब ये जो 20 साल हो गए, इसके अंदर बेतहाशा लिटरेचर एविडेंस बेस्ड साइंस आ गई कि जब हम वो सिंथेटिक हार्मोन्स इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि ये वाले यूज़ करेंगे, जो कि मैंने बायोरेंटिकल, बॉडी आयरेंटिकल यूके में कहते हैं, बायोरेंटिकल यूएसए में कहते हैं, तो उसकी वजह से आपके ब्रेस्ट कैंसर का कम होगा रिस्क, क्योंकि इन्फ्लेमेशन कम हो रही है। तो ये पिछले 20 साल की बेतहाशा स्टडीज़, एविडेंस बेस्ड साइंस। अभी हम BHRT सिम्पोजियम्स पे जाते हैं, यू हैव टू गो बैक एंड लर्न अगेन। मैंने भी 6-7 साल पहले जो है डिसाइड किया कि आई वांट टू लर्न मोर अबाउट इट, क्योंकि एज अ ट्रेडिशनल कन्वेंशनल गायनेकोलॉजिस्ट आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले जाएँ, खुदा की कसम ये भी नहीं पता होता कि व्हाट काइंड ऑफ एस्ट्रोजन्स आर देयर। सिर्फ वर्ड एस्ट्रोजन का पता होता है, द डिफरेंट टाइप्स हमें नहीं पता होते, क्योंकि सिखाया नहीं गया, करिकुलम में नहीं बताया गया। रेजिडेंसी प्रोग्राम स्पेशलिस्ट बन गए, फिर भी ये नहीं बताया गया, क्योंकि एक बच्चा पैदा करना सिखाया गया, डिलीवरीज करना सिखाई गई, हिस्टेरेक्टमी सिखाई गई, फाइब्रॉइड्स का इलाज, एंडोमेट्रियोसिस। आई एम अ पेल्विक सर्जन, आई एम मिनिमली इन्वेसिव पेल्विक सर्जन, मिंटिंग मनी इन डॉलर्स। तो किसके पास इतना टाइम है कि अपनी प्रैक्टिस को छोड़ के पैशनेटली यू गो बैक एंड लर्न द न्यू साइंस बिहाइंड दैट? क्योंकि मुझे लगा कि हम कोई फ़र्क नहीं डाल रहे। मेरे पास पेशेंट ऑफिस में आता था गायनी का, हमने वही किया, पैप्समेयर किया, मेमोग्राम किए, कोई फाइब्रॉइड है सर्जरी की, बच्चे पैदा किए, और कभी भी उससे आगे बढ़कर फीमेल हार्मोनल हेल्थ के बारे में घंटा लग जाता है बात करने में, जस्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड द साइंस और उसके फ़वाइद। इतना टाइम तो किसी के पास नहीं, 10-15 मिनट दे के आपने पेशेंट फारिग करना है, देयर इज़ अ ह्यूज लाइन आउटसाइड। तो अब जो है करिकुलम में नहीं था, मेडिकल स्टूडेंट ने नहीं सीखा, ऑब्वियसली ये एक ऐसा एक्सटिंक्ट स्किल होता गया। और फिर ये कोई एक वाज़े बीमारी नहीं है ना। 40s-50s की औरत आती है, वो आपको आके कहती है मुझे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप उसे कह देंगे, डॉक्टर डिसमिस कर देगा, ये तो कुदरती अमल है, आप जो है थोड़ा बर्दाश्त करें, 3-4 साल बाद आपके सिम्टम्स कम हो जाएंगे। और वो सही कह रहे हैं, सिम्टम कम हो जाएंगे, तो औरत कहेगी शायद मैं ठीक हो गई। लेकिन आपके जो इन्फ्लेमेशन की वजह से अंदर जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, आपकी हड्डियां जो गलना सड़ना खोखली होना शुरू हो गई हैं, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, आपका जो मेमोरी लॉस स्टार्ट हो गया, जो 60 इयर्स में जाके अल्जाइमर डिजीज़ की सूरत में आएगा, आपका जो हार्ट डिजीज़ 40s में स्टार्ट हुआ, उसका रिस्क आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया, और 50s के बाद आपके आदमियों के बराबर रिस्क हो जाता है। हालांकि जब तक आपका एस्ट्रोजन बॉडी के अंदर होता है, औरतों का हार्ट डिजीज़ का ख़तरा कम होता है। और फिर जो 50s में से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है, आपके हार्ट को बचा रहा होता है, तो इसी तरह फॉलेज का रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा। आपके हेड टू टो जितनी बीमारियाँ इन्फ्लेमेशन की वजह से, आप देखेंगे कि 60s की औरतें बिल्कुल ऐसे हो रही होती हैं जैसे अब सिर्फ अल्लाह अल्लाह करना है, अब तो हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं, सेक्सुअल लाइफ उनकी मिनिमल हो जाती है, हेड टू टोन की जो बीमारियां हो रही होती हैं। प्रोसेस वो 40s में स्टार्ट होता है, क्योंकि हार्मोनल फ्लक्चुएशन 40s में, पेरीमेनोपॉज जब आपकी माहवारी ख़राब होना शुरू होती है तब स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बताती हूँ, और ये मैंने अपनी प्रैक्टिस में, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर डेकेड्स, ये सीखा जी कि ज़िंदगी में किसी के फ़र्क डालना है तो वी नीड टू टेक इट टू द ग्राउंड लेवल।
खाली ये नहीं कि कोई आ गया और सर्जरी कर दी, मैं अभी भी करती हूँ माशाल्लाह, बिल्स हमने भी देने हैं सारे, बट दिस अवेयरनेस इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। डॉक्टर्स को नहीं पता, पेशेंट्स को नहीं पता, जिसकी वजह से विमेन आर मिजरेबल। लॉन्जिविटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, मसला ये नहीं है कि आपने ज़िंदा रहना है, मसला ये है कि किस क्वालिटी के साथ रहना है। आपका जितनी लंबी ज़िंदगी है उतनी लंबी आपका लाइफ स्पैन जितना है ना, आपका हेल्थ स्पैन, सेक्सुअल स्पैन, आपका इमोशनल वेलबींग उतना ही लंबा होना चाहिए। गर्ल्स लिफ्ट वेट्स इसी वजह से। एब्सोल्युटली, आई टॉक अ लॉट अबाउट इट। लॉन्जिविटी के अंदर जो बात कर रही हैं, जी, you lose the muscle mass if you don't lift weights. बोन्स एंड मसल दे आर इंटरकनेक्टेड, क्योंकि वो सारे अटैच्ड है ना आपस में। स्केलेटल मसल्स के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, वो वाली फैक्ट्री जहाँ से एनर्जी पैदा हो रही है, एटीपी, जो सारा बायोकेमिस्ट्री हम पढ़ते हैं बचपन में, और वी हेट इट कि हमें पढ़ना नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया से दिल का भी कनेक्शन हाँ जी, हार्ट के अंदर सबसे ज़्यादा, स्केलेटल मसल्स के अंदर सबसे ज़्यादा, और बढ़ती एज के साथ आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो इतना फंक्शनल नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर रिसेप्टर्स किस चीज़ के प्रेजेंट हैं, एस्ट्रोजन के प्रेजेंट हैं। तब एस्ट्रोजन आपको लिवर, आपके फेफड़े, आपके ब्रेन, आपकी स्किन, आपके हेयर, नेल्स, आँखों, कान, आपके जो सेक्सुअल पार्ट्स हैं सारे, औरत के प्राइवेट ऑर्गन सारे, आपके गट की लाइनिंग, आपके गट के अंदर आपकी हड्डियों, जोड़ों, कार्टिलेज, यू नेम इट, हर जगह रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। और जब एस्ट्रोजन नहीं होगा तो बेसिकली आप एक पौधे को जो है ना पानी दे रहे हैं ना सनलाइट दे रहे हैं, तो वो तो मुरझाएगा ना। तो आपने मुरझाना थोड़ा है, आपने जब ओवरीज ने ये बनाना बंद कर दिया तो सेम मॉलिक्यूल, सेम हार्मोन जिस्म में बाहर से दे दें पानी, बाहर से सनलाइट दे दें, ताकि औरत जो है वो दोबारा से फूल की तरह खिल उठे। आपने तो मुझे कन्विंस कर दिया, मैं लगवा रहा हूँ 2-3 एस्ट्रोजन। मैं सोच रहा हूँ 2-3 आप टेस्टोस्टेरोन लगवा आदमियों का टेस्टोस्टेरोन बहुत प्रोड्यूस हो रहा है। इसको स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, लेकिन जस्ट टू पुट अ बटन ऑन द प्रीवियस डिस्कशन, एक फिलॉसफी ये भी आ रही है कि आप को जो चाहिए आप वो ना लगवाएं जो चीज़ वो प्रोड्यूस करती है। सो लेट्स से कोलेजन, अगर डायरेक्टली उसकी थिंग्स दैट प्रोड्यूस कोलेजन, जैसे यू आल्सो रिकमेंडेड मेलाटोनिन, सो रादर देन टेकिंग मेलाटोनिन, थिंग्स दैट नेचुरली वुड प्रोड्यूस मेलाटोनिन, उसको इंड्यूस करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, सप्लीमेंट्स, विटामिन, आपने मैग्नीशियम की बात की है, विटामिन डी की भी बात की है, डू यू अस्क्राइब टू दैट फिलॉसफी? देखिए, खुद ही आपने अभी जवाब दिया कि जो चीज़ उसको इंड्यूस करती है वो दे। तो कोलेजन को कौन इंड्यूस कर रहा है? कोलेजन को इंड्यूस कर रहा है एस्ट्रोजन। मेलाटोनिन को कौन पैदा कर रहा है और कौन इंड्यूस कर रहा है? एस्ट्रोजन। मेलाटोनिन के रिसेप्टर्स, जो ये आपका एक पीनियल बॉडी होती है, आपका सर्केडियन रिदम को कंट्रोल कर रहा होता है सारा। मेलाटोनिन होता है, स्लीप में हेल्प करता है ना, आपका पूरा कब सोना है कब जागना है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। ओवरीज के ऊपर मेलाटोनिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। तो अगर आपका मेलाटोनिन ख़राब होगा, आपकी ओवरीज ख़राब होंगी। दे आर इंटरकनेक्टेड। हार्मोनल हेल्थ सब इंटरकनेक्टेड होती है, किसी चीज़ को आप अलग नहीं कर सकते। कोलेजन की आपने बात की, कोलेजन 30 साल में आपकी पीक तक पहुंच गया होता है, 20s में 30s तक आपका बढ़ रहा है, उसके बाद पीक पे पहुंच गया, 1% और उसके बाद 30s के बाद 1 to 2% एवरी ईयर कम होना शुरू हो जाएगा। तो आप कहेंगे वो कोलेजन कम हो रहा है, मेरी स्किन लटक रही है, मेरे रिंकल्स आ रहे हैं, मेरी झुर्रियाँ आ रही हैं, आपकी पीक एजिंग स्टार्ट हो जाती है। एक आप 34 पे देखेंगे कि ओ मैं थोड़ी थोड़ी चेंज लग रही हूँ, 44 में कहेंगे मैं ज़रा और डिफरेंट लग रही हूँ, और 64 में आप कहेंगे वो जो मैं तो हूँ देख नहीं सकती अपने आप। एज शेमिंग की बात 34 में ही हो गया। 34 में मैं सुबह उठा और दाढ़ी सफ़ेद हो गई, मैं यार कल तक तो काली थी। तो अब भी ये देखें आप, मेनोपॉज हो जाता है। मेनोपॉज क्या, जब माहवारी पूरे साल के लिए ख़त्म हो गई, विद इन फर्स्ट 5 years यू आर गोइंग टू लूज 30% ऑफ योर कोलेजन राइट अवे। पहले तो 1 to 2% स्लो चल रहे थे, उसके बाद तो 30% ही कम हो गया। तो इमेजिन द चेंजेस यू आर गोइंग टू सी इन योर बॉडी। कोलेजन खाली आपके स्किन और हेयर नेल्स के लिए तो नहीं चाहिए, आपके कार्टिलेज और बोन के लिए चाहिए। आपका टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कोलेजन, ये सारी चीज़ें जो, और कोलेजन को मैंने अभी बताया कि कौन इंड्यूस कर रहा था, उसकी औरत के अंदर उसकी फॉर्मेशन के लिए यू डू नीड एस्ट्रोजन। तो इसकी वजह से आजकल जो नई स्किन केयर आ रही है उसके अंदर एस्ट्रोजन क्रीम जो है वीक फॉर्म, ताकि वो ब्लड के अंदर ना जाए, आपके सिर्फ स्किन पे रहे और कोलेजन को इंड्यूस करे। कोलेजन इंड्यूस होगा, आपकी स्किन टाइट होगी, फर्म होगी, इलास्टिक होगी, सैगीनेस, रिंकल्स वगैरह ख़त्म होंगे। आपको बोटॉक्स कम करवाना पड़ेगा जो ख़वातीन करवाती हैं। तो
आपने खुद ही कहा कि जी आप वो चीज़ें दो जो कि उसको इंड्यूस कर रही होती हैं। दूसरी बात ये है कि अभी आपने बात की सप्लीमेंट्स की। लाइफस्टाइल जो होता है, जो सप्लीमेंट्स आप देते हैं वो आपकी, आप ये कह लो कि एक दुल्हन को आपने तैयार किया तो उसके ऊपर जेवर वगैरह जो पहनाना है ना, वो सप्लीमेंट्स हैं। एक्सरसाइज, स्लीप, स्ट्रेस को कम करना, सप्लीमेंट्स, हेल्दी लाइफ रखना, और मैं आयुर्वेदा और होलिस्टिक मेडिसिन साथ करती हूँ। दैट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल इन द पैकेज, बट दैट्स नॉट द ट्रीटमेंट। वो सारी चीज़ें अगर मैं कर लूँ और साथ में हार्मोन्स ना दूँ तो आपके रिसेप्टर्स अभी भी थर्स्टी हैं, प्यासे हैं, खाली हैं। आपके रिसेप्टर्स को वो चीज़ें जाके, अब जिस तरह फूड में फाइटोएस्ट्रोजन होते हैं, फाइटोएस्ट्रोजन क्या होता है? प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजन जो कि फूड्स के अंदर होते हैं। अब जिस तरह अगर सोए लें आप, सोए को उर्दू में क्या कहते हैं? लोबिया कहीं, बीन्स लोबिया होते हैं, सोए प्रोडक्ट्स जितने भी सोए होते हैं, उसके साथ आप जितने भी फूड, फ्रूट वगैरह ले सकते हैं। आप फर्मेंटेड फूड लेते हैं, मैं कहती हूँ अपनी गट की हेल्थ के लिए लें, किमची, सावरक्रॉट, कीफर वगैरह, ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये आपको जो है मिमिक करते हैं, दे आर नॉट एग्जैक्ट। ये जाके वो हार्मोन नहीं है जो कि जाके सेम रिस्पांस देंगे। एक आप ये कह लो कि कार्बन कॉपी, आजकल बड़े बड़े बैग खरीदते हैं फिर उसकी कार्बन कॉपी आ जाती है, तो उसी तरह ये मिमिक करते हैं, या आपके रिसेप्टर्स को एक फॉल्स बिलीफ देते हैं कि वी आर देयर। तो इन्फ्लेमेशन लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नहीं देगा। जो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देता है वो एग्जैक्टली वो चीज़ है जो ख़त्म हुई है। आपका थायराइड ख़त्म होता है तो थायराइड आप ब्राज़ीलियन नट ले सकते हो, सेलेनियम ले सकते हो, बट इट डजंट मीन कि अब वो आपका थायराइड हमेशा के लिए नॉर्मल हो गया। बहुत मिनिमल है, आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ आ जाता है। सिम्टोमेटिक रिलीफ का मतलब होता है कि ख़वातीन जब सिम्टम्स जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जो अंदर प्रोसेस स्टार्ट हुआ था वो क्या था? मेटाफ्लेमेजिंग, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। उसके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आता है कोलेस्ट्रॉल अनकंट्रोल हो जाता है, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, डायबिटीज़ का रिस्क हो जाता है, हार्ट डिजीज़ का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है, फॉलेज का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। इन्फ्लेमेशन, मेटाफ्लेमेजिंग, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इन्फ्लेमेशन एंड एजिंग। तो इन्फ्लेमेशन, एजिंग, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मिलके क्या बनाएगा? मेनोपॉज बनाएगा। अच्छा मुझे लगा मेरी सारे मेनोपॉज बनाएगा, क्योंकि जो आपके हार्मोन्स थे जो कार्डियो प्रोटेक्टिव हैं, एस्ट्रोजन वगैरह, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह, आपके जो टेस्टोस्टेरॉन, ये आपका कार्डियो प्रोटेक्टिव है, हार्ट डिजीज़ को कम करते हैं। न्यूरो प्रोटेक्टिव है, जो न्यूरो डिजेनरेटिव स्टार्ट होगी ना आपके जिस्म के अंदर, आपको अल्जाइमर डिजीज़, मेमोरी लॉस, डिमेंशिया वगैरह होना शुरू हो जाएगा लेट इन्फ्लेमेशन और एजिंग की वजह से। ये सारे प्रोसेस, और जो बोन हेल्थ, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, जो प्रोसेस 40s में स्टार्ट हो जाता है, जाके 60s में बोन फ्रैक्चर होता है। आप ये देखें कि ये प्रोसेस में अगर सिर्फ ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो जो खातून एक 45 इयर्स की होती है, 45 इयर्स में उसको ऑस्टियोपीनिया का रिस्क जो होता है वो 20% होता है, एज़ कम्पेयर टू मैन जो कि 10% होता है। आदमियों को टेस्टोस्टेरॉन प्रोटेक्ट कर रहा होता है, हमारे टेस्टोस्टेरॉन भी फ्लक्चुएट करते हैं, हालांकि मेनोपॉज में वो पैदा होते रहते हैं क्योंकि ओवरी से सेपरेट मैकेनिज्म है उसका पैदा होने का। लेकिन 50 में 1 in 2 यानी कि 50% ख़वातीन को ऑस्टियोपीनिया हो जाएगा, और बढ़ते बढ़ते वो अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, बोन खोखली हो गई, तो क्या होगा? अगर कोई हिप फ्रैक्चर हो गया, औरत गिर गई और उसका हिप फ्रैक्चर हो गया एट द एज ऑफ 65, तो विद इन फर्स्ट 6 months खातून मर सकती है बिकॉज ऑफ द हिप फ्रैक्चर। और इसका फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू द जितनी भी गाइडलाइंस हैं यूएसए की, उसमें फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इस बायोरेंटिकल या HRT जिसे कहते हैं, BHRT कहते हैं, वो ट्रीटमेंट है ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस का। क्यों? क्योंकि ना सिर्फ वो बोन के टूटने फटने को रोकता है, बल्कि वो बोन की नई रीमॉडलिंग करता है। ये जो बाकी सारे मेडिसिन आप यूज़ करते हैं ना, फॉसामैक्स, एल्ड्रोनेट, आप जिन लोगों को ऑस्टियोपीनिया होगा उनको पता होगा, वो सिर्फ बोन को टूटने फूटने से बचाते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट को रोकते हैं, लेकिन नई बोन नहीं बना रहे होते। नई बोन इसलिए फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन मेनोपॉजल वीमेन इज़ एक्चुअली बायोरेंटिकल हार्मोन या हार्मोन थेरेपी आप कह लें। ये इतनी इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये अगर हम इस चीज़ को इग्नोर करते रहेंगे तो जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है 40s में, जाके यू हैव टू पे द प्राइस व्हेन यू आर लाइक इन 60s।
सप्लीमेंट्स की भी बात कर रहे थे, अब बोन्स की देखिए, बात कर दी ना कि हार्मोन थेरेपी बोन बनाएगी भी और बोन को तोड़ने से भी बचाएगी, तो साथ आप मैग्नीशियम और विटामिन D3 भी देंगे। मैं ख़वातीन को कहती हूँ कि जब आप इस लाइफस्टाइल में 40s में जाते हैं तो देयर मेनी थिंग्स जो आप लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं, वो आपके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करेंगी, तो मेनोपॉज को थोड़ा डिले करेंगी, आपकी फ़िज़िकल फिटनेस देंगी, जिसमें सबसे पहले आपकी वर्जिश आती है। वर्जिश में आपने वेट ट्रेनिंग करनी है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है, उसी से आपका मसल बनेगा। जितना लेग्स का मसल स्ट्रांग होगा, दैट इज़ एन इंडिकेटिव, एक्चुअली वो इंडिकेट कर रहा होता है कि आप कितने लंबे अरसे तक जिंदा रहेंगे और कितने सेहत के साथ। नंबर 1 इंडिकेटर या और उस एग्जैक्टली और उसके साथ आपने ये भी देखना है VO2 मैक्स, ये सारा काफ़ी ऑक्सीजन वगैरह भी आप चेक कर लेते हो। आमतौर पे जब ख़वातीन को आसान लफ्ज़ में मैं ये कहती हूँ कि जो उनका वेट है ना, उसके बराबर अगर वो 2 हाथों में वज़न उठा के 1 मिनट वॉक कर लेती हैं, इसका मतलब है कि लेटर लाइफ में, बुढ़ापे में जाके दिल भी फाइन। मिसाल के तौर पे अगर आपका वज़न उठा लेती हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपका वज़न है 150 पाउंड, तो आप 150 पाउंड को डिवाइड कर रहे हैं तो 75, तो ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। 60 यूँ कर लें, 60 पाउंड एक हाथ में, 60 पाउंड दूसरे हाथ में, आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करना है आपने। जिस तरह इसे कहते हैं फार्मर्स वॉक नहीं होती जो, उसमें आपने स्टार्ट कर लें 30 पाउंड एक हाथ में, 30 पाउंड दूसरे, और 1 मिनट वॉक करना है। वो आप कर लेते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता 40 पाउंड तक चले जाएं, 50 पाउंड तक चले जाएं, अपने वेट के मुताबिक। अगर आप वो इक्वल वेट इन बोथ हैंड्स, यानी कि ये मुश्किल काम है या आसान? मैं उठाती हूँ अपने बट आप कह रही हैं कि सिर्फ 1 मिनट वॉक करनी है। स्टार्ट आपने करना है स्लो, हल्के वेट को आपने सीधा लाइन में वॉक करना है, कुछ नहीं करना, ना ऊपर उठाना ना नीचे उठाना है। फार्मर्स लिफ्ट होती है, हाथों में सीधा वॉक करना है। ये जो होता है इसको नीचे यूं, ये सीधा बाजू छोड़ के, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है। तो वो आप जो है पहले 30 सेकंड्स करो, आहिस्ता आहिस्ता उस वेट को इंक्रीज करते जाओ, और अगर आप वो कर लेते हैं तो इंडिकेट करता है कि यू आर प्रीटी हेल्दी। मैं अगर अपने पे रख के करूँ जी, मैं 50 किलो दोनों हाथ में उठा के नहीं कर सकता। कर सकते हैं आप, नहीं कर सकता। आप कल करके देखिएगा। नहीं, मैं फार्मर्स वॉक करता हूं। बट यू जस्ट स्टार्ट स्लो। आई डू फार्मर्स वॉक, बट वो लाइक मैं 16 से करता हूँ, बट अगर मैं पुश भी कर लूँ तो वो 24 हो जाएगा। 50 दोनों हाथों में 20 पाउंड तो हम लोग वैसे उठा के एक्सरसाइज कर दो, ये कर रहे होते हैं। फार्मर में तो आपने सीधी वॉक करनी होती है, आप देखिएगा वो होता है। जी जी। जो आप एस्ट्रोजन की बात कर रही हैं, आपने बीच में टेस्टोस्टेरोन भी बोला। मर्दों में टेस्टोस्टेरोन डज द सेम थिंग, दैट कार्डियो प्रोटेक्टिव, न्यूरो प्रोटेक्टिव। एब्सोल्युटली। अगर और आदमियों को, लोग कहते हैं बहुत सारे एंड्रोपॉज हो जाता है, एंड्रोपॉज मिसनोमर होता है। एंड्रोपॉज का मतलब है आपके एंड्रोजन खत्म हो गए तो आपको औरतों की तरह मेनोपॉज, मेनो मतलब मेंस्ट्रुएशन खत्म, पॉज मीन खत्म। अगर मेनोपॉज 100% औरतों को होता है, अगर एंड्रोपॉज ऐसा होता हो तो 100% आदमियों को एंड्रोपॉज, 100% आदमियों के टेस्टोस्टेरोन ख़त्म हो जाएं, तो ऐसा तो नहीं होता ना। वो सिर्फ एक एजिंग ऐसा स्मॉल पोर्शन होता है, परसेंटेज होती है जहाँ पे आदमियों के थोड़े टेस्टोस्टेरोन कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शंस और दूसरे मसाइल आ रहे होते हैं। मसल मास को प्रिजर्व करता है, उनके मसल वीक हो रहे होते हैं, फटीग हो रही होती है, एग्जॉस्शन हो रही होती है, उनका लैक ऑफ मोटिवेशन होता है, मसल मास जिस तरह हमने पहले बात की वो कम हो रहा होता है। तो इसकी वजह से अगर उनको कोई हमारे पास इंसान आता है, मैं तो आदमियों को केटर नहीं करती, आई रेफर देम आउट, लेकिन अगर उनका टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम हो तो विद इन फर्स्ट 5 years उनका हार्ट अटैक का जो खतरा होता है वो बढ़ जाता है, बिकॉज इट इज़ कार्डियो प्रोटेक्टिव। टेस्टोस्टेरोन इज़ न्यूरो प्रोटेक्टिव एज वेल। आपका जो कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है, कॉग्निटिव का मतलब हुआ जो आपके सोचने समझने का जो दिमागी सलाहियत है, जिसमें मेमोरी लॉस, यादाश्त की कमी, और जो आपको न्यूरो प्रोटेक्टिव होता है, टेस्टोस्टेरोन बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम जिसे कहते हैं ना, ये मेल हार्मोन है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में ख़वातीन के अंदर हार्मोन पाया जाता है, एक्चुअली वो टेस्टोस्टेरोन है, अगर सिर्फ क्वांटिटी देखी जाए। लेकिन एस्ट्रोजन के जो फीमेल ज़्यादा, उसको हम कहते हैं फीमेल हार्मोन। तो फीमेल हार्मोन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी वजह से जब ख़वातीन मेरे पास आती हैं पेरीमेनोपॉज में, 40s में, और उनको ये सिम्टम आ रहे होते हैं, हमें नींद नहीं आती,
या हमें हॉट स्विंग्स हैं, गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं, मुझे जिस्म में दर्द है, फटीग है, सेक्सुअल डिज़ायर कम हो गई है, हस्बैंड के पास जाने को दिल नहीं करता, उनके वैजिनल इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं, स्किन लटक रही है, एक्सटर्न हेयर थिन हो रहे हैं, उनके हड्डियों में दर्दें हो रही हैं, बैक एक हो रही है, फ्रोज़न शोल्डर हो रहा है और दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा है, ये सारे सिम्टम्स जो हैं आपके जिस तरह थायराइड से मिलते जुलते होते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, रोने को दिल करता है, गुस्सा आता है, ये सारे सिम्टम्स आपके 40s में किसी को कम किसी को ज़्यादा आ रहे होते हैं। हर एक को हर सिम्टम नहीं आता, अपना अपना जर्नी है पर्सनल। सुन के लग रहा है कि मुझे मेनोपॉज हो चुका है। कुछ सारे तो हैं सिम्टम्स, मेरी तो रातें ऐसी गुजर रही हैं। रातें ऐसी गुजर रही हैं, यू आर वर्किंग टू हार्ड, यू आर वर्किंग टू हार्ड। तो जब ये 40s में आती हैं तो हमें कुछ औरतें आके कहती हैं सेक्सुअल डिज़ायर बिल्कुल नहीं है, तो दैट इज़ वन ऑफ द इंडिकेशंस। जब हम उनके टेस्टोस्टेरोन के लेवल, तो मैं इसलिए चेक कराती हूँ ताकि मैं मॉनिटर कर सकूँ एज अ स्पेशलिस्ट, और सिर्फ समटाइम्स अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैं उनको ट्रीट करती हूँ अकॉर्डिंग टू देयर सिम्टम्स। नॉट आई डू नीड लैब्स टू मॉनिटर। कोई अफोर्ड नहीं करता तो मैं कहती हूँ आई एम नॉट गोना ट्रीट द लैब्स, आई एम गोना ट्रीट द सिम्टम्स। तो हम उनको जो है टेस्टोस्टेरोन थेरेपी देते हैं, और टेस्टोस्टेरोन थेरेपी भी कभी बाय माउथ नहीं दे सकते, ये आपके लिवर को डैमेज कर सकता है। सो दैट इज़ ऑल्सो थ्रू टॉपिकल यूज़, यानी कि स्किन के थ्रू दी जाती है, पैलेट्स के थ्रू भी दी जाती है, वो एक स्किन के अंदर डाल देते हैं, लेकिन उससे लेवल अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, तो इसलिए आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट। इसमें बिल्कुल ही एक सेगवे रह गया था बीच में जब वो मास्क की आप बात कर रही थी, बट आपने पहले कहीं कहा है कि कोलेजन मास्क यूजलेस है। हाँ, कोलेजन की अगर आप बात करें, गोइंग बैक टू दैट सब्जेक्ट, तो कोलेजन जो स्किन में यूज़ होता है उसका मॉलिक्यूल इतना बड़ा है कि वो तो अब्जॉर्ब ही नहीं होता, तो उसकी वजह से आपको इंजेस्ट करना पड़ेगा, मतलब खाना पड़ेगा। अब वो आप कैप्सूल्स भी ले सकते हैं, आप पाउडर भी ले सकते हैं, और जब भी लें तो देखें कि उसके ऊपर हाइड्रोलाइज्ड या पेप्टाइड लिखा हो। उसका मतलब है कि बड़े वाले मॉलिक्यूल को छोटे छोटे साइज़ में कर दिया ताकि वो आपकी गट लाइनिंग से एब्जॉर्ब हो जाए, फिर वो सिग्नलिंग होती है उसके अंदर, और फिर वो डिपेंडिंग ऑन द टाइप अपने स्किन के ऊपर, हेयर के ऊपर, या फिर कोलेजन जो है आपकी कार्टिलेज जो जोड़ है उसकी तरफ हेल्प करता है। कुछ लोगों को बड़ा रिलीफ मिलता है और कुछ लोगों को नहीं मिलता, तो मैं हमेशा उन्हें कहती हूँ कि एवरीबडी इज सो डिफरेंट इन द रिस्पॉन्स टू दीज थिंग्स कि मैं एक कोर्स करके देख लो, 4 महीने का, 6 महीने का, अगर इफ़ इट वर्क्स फॉर यू ग्रेट, इफ़ इट डजंट वर्क फॉर यू डोंट वेस्ट मनी। जितनी भी आयुर्वेदा होलिस्टिक मैं करती हूँ सारी, जिसमें पेरीमेनोपॉज के अंदर कभी मैं उन्हें कहती हूँ सीड साइकिलिंग कर लेना। लोग पूछते हैं आके कि हमने अगर हार्मोन बाद में लेंगे, अभी हम अफोर्ड नहीं करते क्योंकि पाकिस्तान में अभी यूएस मैन्युफैक्चर्ड है सारे, या अभी हमने नहीं लेना फॉर व्हाटसोएवर रीज़न। साइंस समझाते हैं, थोड़ी डॉक्टर्स को भी नहीं पता, डॉक्टर्स को मैं ट्रेन टीच करती हूँ, समझाती हूँ, एक प्रोसेस है। अभी हमें सिर्फ कुदरती चीज़ें बताएं तो कुदरती में मैं सीड साइकिलिंग बताती हूँ कि सीड साइकिलिंग का मतलब होता है कि आपके पीरियड जब इरेगुलर हो रहे होते हैं तो आपके जो बैलेंस वापस लाने के लिए आप सीड्स लेना शुरू कर देते हैं। पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड, सेसमे सीड, फ्लैक्स सीड, ये सारी चीज़ें इन जो होती हैं ये आपको एक सर्टेन डेज़ में लेनी होती हैं ताकि आपकी हेल्प हो जाए। कुछ अरसे के लिए इट डज़ हेल्प, विमेन फील गुड। प्रिमरोज़ ऑयल हम कहते हैं वो लेना शुरू कर दें, या शतावरी होती है, एश्वेगेंडा। एश्वेगेंडा आपका स्ट्रेस को कम करता है, नींद को बेहतर करेगा, रिलैक्स करेगा। और ऐसी ख़वातीन की नींद भी ख़राब हो रही होती है, उनको रात को नींद नहीं आ रही होती, और उसके साथ जो शतावरी है मैं उन्हें कहती हूँ जी कि वो हार्मोनल बैलेंस को वापस लेकर आएगा। ये सारी चीज़ें हम PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, PMS जो होता है, या कभी कभी फाइब्रॉइड्स या एंडोमेट्रियोसिस जहाँ पे एस्ट्रोजन के लेवल ज़्यादा हो रहे हों, ये सारी हार्मोन बैलेंस करने के लिए हम कहते हैं। ये एनेक्डोटल एविडेंस होता है इनके पीछे। अगर आप ये कहें कि बहुत बड़ी साइंटिफिक स्टडीज़ हैं जिस तरह से हार्मोन थेरेपी के पीछे आ गई हुई हैं, तो वो एविडेंस बेस्ड साइंस है, वो FDA अप्रूव्ड है। उस तरह से ये होलिस्टिक मेडिसिन जो होती है ये कोई FDA अप्रूव्ड नहीं है, और ये कोई इसके पीछे बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं होती, लेकिन थोड़ी स्टडीज़ हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, रिसर्च हो रही है, और जितनी आई हैं वो उसके अंदर वो दिखाते हैं। एनेक्डोटल का मतलब होता है कि रिव्यू ऑफ पेयर रिव्यू जो होता है ना, वो कहते हैं कि इट डज़ वर्क फॉर मी। मसलन कैस्ट्रोल कोई कह दे जी मेरे लिए काम करता है, तो इट डज़ वर्क फॉर देम, और लोग सदियों से यूज़ कर रहे हैं, तो देयर मस्ट बी समथिंग गुड अबाउट इट। तो वे एक अलग लाइन है। फंक्शनल मेडिसिन को साथ लेकर मैं लॉन्जिविटी की मेडिसिन को लेके साथ कन्वेंशनल साइंस को लेकर चलती हूँ। दैट्स वाई द पैकेज ऑफ एक होलसम पैकेज जब आप औरत को देते हैं
कि आपने एक्सरसाइज करनी है, अपने स्लीप को अच्छा करना है, आपने जो है सप्लीमेंट्स और ये जड़ी बूटियाँ ये इस्तेमाल करनी है। लेकिन साथ साथ आप उनको साइंस समझाते हैं और बताते हैं कि ये चीज़ें आपको सप्लीमेंट, अंग्रेज़ी का वर्ड है सप्लीमेंट, हेल्प करेंगी, दैट्स नॉट द ट्रीटमेंट। तो वो ख़वातीन की एक साथ साथ हेल्प भी होती रहती है, दे फील बेटर, और उसके साथ वो अपना रियल ट्रीटमेंट के बारे में सोचना शुरू कर देती हैं। और उसके बाद देखें, आपने साइंस समझानी है, आपने बताना है कि लोगे तो क्या फ़ायदा होगे, नहीं लोगे तो क्या नुकसान होंगे, साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, या अगर आपका कैंडिडेट हो भी कि नहीं, कैंडिडेट भी तो है ना, आपने देखना है अगर किसी को कैंसर है तो उसको तो नहीं पकड़ा देनी, या अगर किसी को क्लॉट है कोई तो वो तो नहीं ले सकता, या फॉलेज या हार्ट डिजीज़ रिसेंटली हुई है तो 3-4 इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं जो मैंने आपको बताई है, लिवर डैमेज है, सिरोसिस है। बाकी सब ख़वातीन ले सकती हैं, इवन विद द फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जो हमने पहले बात की थी। ये सारी चीज़ें आप एक उनको समझाते हैं, कोई 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। उसके बाद जो है पेशेंट जो है वो जब कहता है जी ओके दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ लाइफ, मैं नमाज खड़े होके आखिरी दम तक पढ़ना चाहती हूँ, मैंने चेयर पे बैठ के नहीं पढ़नी, मैं रकू सजदा करना चाहती हूँ, और उसके बाद मैं अपने ग्रैंड किड्स के साथ वॉक करना चाहती हूँ, उनको खिलाना चाहती हूँ अपनी गोद में, एंड मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के साथ आखिरी दम तक हैप्पी लाइफ, आपसी ताल्लुकात एंजॉय कर सकूं। एक हमारे कंट्री में फिर पाकिस्तानी से शादी मत करें अगर आपने तक लाइफ एंजॉय करनी है अपने हस्बैंड के साथ। तो इसको अगर हम थोड़ा पीछे चलें अभी, व्हाट टू डू, लेट्स से 13 to 25 का जो ब्रैकेट है, या आपको जब भी पहली दफ़ा पीरियड होता है उस टाइम तो आपको प्रॉब्ली कुछ भी, एज लॉन्ग एज कुछ डिजीज़ या इश्यूज़ नहीं है, इट्स जस्ट हेल्दी प्रैक्टिसेस। एंड 13 to 35 देखिए 25 चलें 25 कर लें। सबसे पहले मैं तो हमेशा ये ख़वातीन को कहती हूँ कि नॉलेज तो पहले दिन से होना चाहिए। जब आपकी माहवारी आ जाती है, कितनी माएँ अपनी बेटियों को साथ बैठा के नहीं बताती कि पीरियड आने का मकसद क्या है, पीरियड किस तरह से आएंगे, कौन सा पीरियड नॉर्मल होता है, कौन सा पीरियड अब नॉर्मल होता है। कोई माएँ साथ बैठ के ख़ास तौर पे नहीं बताती थी, एक शर्म, एक पर्दा होता था पहले। अब तो खैर माशाल्लाह ये सोशल मीडिया बड़ा यूज़ हो रहा है इस, और औरतों में अवेयरनेस आ रही है, और जो थोड़ा से अभी ये उसको एजुकेशन समझती हैं, इसको कोई वो नहीं समझती शर्म होने वाली बात कि कोई हमें एज शेम जिस तरह किया जाता है, इस तरह के पीरियड आ गए तो कोई मसला हो गया। अगर उनको PCOS है तो ऐसी ख़वातीन को बहुत जल्दी सोचना चाहिए, क्योंकि उनकी जो ओवुलेशन होती है, उनका जो बच्चा पैदा करने की सलाहियत, इनफर्टिलिटी इश्यूज़ हो सकते हैं उनके अंदर, तो उनको बहुत पहले सीखना चाहिए कि हमें अपना वज़न कंट्रोल करना चाहिए। हर बच्चा जो है, चाहे रिगार्डलेस व्हाट, आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है। जितनी लड़कियां आपकी हैं टीनेजर्स, उन सब को आउटडोर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स के अंदर डालें। जितनी वर्जिश करेंगी, शुरू से आदत होगी, उतने वो फिज़िकली फिट होंगे, और ये एक हैबिट भी बन जाती है, सेकंड नेचर बन जाती है। उसके साथ हेल्दी फूड, प्रोटीन का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, और आप फ़िश लोग बहुत कम खाते हैं, और उसके साथ सप्लीमेंट्स, अगर जो बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट ऐसे होते हैं जैसे मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट हो गया, विटामिन D3 हो गया, ये वो वाली चीज़ें होती हैं जो लोग आम तौर पे अगर खा भी रहे हो तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कहीं ना कहीं इसकी रह जाती है। और कॉड लिवर ऑयल वगैरह जो आपका दिमागी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। ये मैं ज़रूर कहती हूँ कि अपने बच्चों को दूसरी चीज़ ये बताएं कि रात को देर तक नहीं सोना। ये जो फ़ोन पकड़ के बैठे होते हैं, ब्लू लाइट आ रही होती है और उससे सर्कैडियन रिदम ख़राब होता है। आपको पता है सर्कैडियन रिदम जो रात का सोने का टाइम, दिन का सोने का, हम जो है नॉकटर्नल एनिमल्स तो नहीं है। नॉकटर्नल एनिमल्स वो वाले जो रात को उठ के आउल्स हो गए और अटैक कर रहे हैं, प्रेडेटर्स हैं। हमें खुदा ने एक साइकिल पे बनाया हुआ है और उसी साइकिल को हमने जारी और सारी रखना है। अब अगर वो साइकिल ख़राब होता है तो आपके पूरे माइक्रोब्स वो इंटरकनेक्टेड है। आपके गट के अंदर जरासीम होते हैं, माइक्रोब्स जिसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वो ख़राब होते हैं। और क्योंकि वो भी टाइम, बायोलॉजिकल क्लॉक जिस तरह हमारी है, उनकी भी एक टाइम क्लॉक चल रही है। वो जब ख़राब होते हैं और आपका गट के अंदर वो फ्लोरा ख़राब होता है तो आपका हेड टू टो आपका जो स्लीप का पैटर्न ख़राब होता है, आपका ब्रेन फॉग टाइप, आपकी दिमागी जो सेहत है वो ख़राब होती है, आपकी स्किन की सेहत ख़राब होती है। आपका जो गट होता है वो आपस में इस तरह जुड़े हुए सेल होते हैं, और जब आपके माइक्रोब्स ख़राब होते हैं तो जुड़े हुए सेल आपस में खुलना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं लीकी गट, सीबो जिसे कहते हैं। आपकी वहाँ पे माइक्रोब्स ख़राब होते हैं तो आपका जो वजाइना होता है वहाँ पे भी माइक्रोब्स रहते हैं। ऐसी औरतें फिर बार बार यूरिन इन्फेक्शन के साथ आती हैं।
स्किन डिजीज़ के साथ आती हैं, और उसके बाद जो आपके पेशाब के इन्फेक्शन जो होते हैं वो मैंने आपको बताया, और वेजिनल हेल्थ उनकी ख़राब होना शुरू हो जाती है उसके इन्फेक्शन के साथ। आपका जो ब्रेन है, आपका जो गट है, आपका जो वेजाइना, इट्स ऑल इन वन एक्सिस, और उसके साथ जो आपका एड्रिनल ग्लैंड है, सारे हार्मोन्स इंटरकनेक्टेड हैं, इनको आप अलग अलग नहीं कर सकते। क्रैनबेरी जूस जी, क्रैनबेरी जूस आपकी पीएच को नॉर्मल रखेगा। एप्पल साइडर विनेगर मैं कहती हूँ, उसके साथ फर्मेंटेड फूड मैं कहती हूँ, कांजी का जूस आजकल रेसिपी बड़ी चली हुई है, स्किन के लिए अच्छा है। ये सारी चीज़ें आपके प्रोबायोटिक्स और फाइबर इस एज की ख़वातीन जो होती हैं, जो बड़ी उम्र, अब आपने बात की थी वो जवान लड़कियाँ, अगर हम उस सब्जेक्ट पे वापस जाएँ तो ये सारी हेल्थी लाइफ उन्होंने शुरू में रखनी है। और जिनके पीरियड नॉर्मल नहीं है, जिनको कोई पॉलीसिस्टिक ओवेरियन चल रहा है, उनको देख लेना चाहिए, क्योंकि इट ब्रिंग्स देम डाउन टू द फर्टिलिटी क्वेश्चन, कि फिर आप कह रही हैं कि फर्टिलिटी ख़राब हो रही है। हाँ, अगर मोटापा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो बाल भी आना शुरू हो जाते हैं फेस पे, और मोटापा अच्छा भी नहीं लगता। ख़वातीन की सेल्फ इस्टीम बच्चियों की लो हो रही होती है, तो आप उनको शुरू से सीड साइकिलिंग, हेल्दी लाइफ मैनेजमेंट से आप उनका PCOS कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और अगर उनको आप ये पहले से बता दें, इन बच्चियों की माँओं को, कि ज़रा आप एहतियात कीजिएगा, अपनी हेल्थ को, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को कम रखें, ताकि इनका फर्टिलिटी सही रहे, और इनकी शादी फिर आप टाइम पे करें, ताकि आगे जाके कोई पछतावा ना हो। PCOS is reversible through healthy जी activity. जी 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 ये एक ऑनगोइंग बैटल होती है आपका। बहुत ज़्यादा लोग जो पहले PCOS वाले होते हैं, लेटर लाइफ में जाके जब उनके 2-4 बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो दे फील बेटर, उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस ख़त्म करने के लिए और उनका देखिए PCOS में होता है कि 2-4 चीज़ें होती हैं। एक इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, दूसरा हाइपर एंड्रोजनिज्म, जिसमें उनके जो मेल हार्मोन्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो आपने जब उनका वेट को कंट्रोल किया, उनके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को कंट्रोल किया, उनके इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल किया, तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में वो खुद ब खुद कंट्रोल हो गई। उसके जो 7 सिम्टम आ रहे हैं वो बेहतर होना शुरू हो गए। और आमतौर पर जब ये ऐसी औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो काफ़ी लड़कियों का लेटर लाइफ में जाके बेहतर हो जाता है। इसमें जो आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात की, तो आजकल जो वेट लॉस सेमाग्लूटाइड और ज़ेम्पेक इज पॉपुलर, वुड यू रेकमेंड, वुड यू नॉट? एब्सोल्युटली, कोई भी चीज़ जो सही तरीके से इस्तेमाल की जाती है उसके फ़वाइद होते हैं। लेकिन जब आप ग्रीडी हो जाएं कि ओह मैंने तो 50 पाउंड, मेरी शादी होने वाली है, कम करना है 2 महीने के अंदर, एंड यू आर नॉट चेंजिंग द लाइफ स्टाइल, खा पी उसी तरह रहें और इंजेक्शन लगा के, तो आपको ऑफ कोर्स साइड इफ़ेक्ट आएंगे। और दूसरा, सही कैंडिडेट ना हो। अगर किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है, पेनक्रियाज का प्रॉब्लम है, वो लोग इंजेक्शन लगाना शुरू कर दें विदाउट द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर, हैवी डोज लेना शुरू कर दें, नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया शुरू हो जाएगा। वैसे एक बात है कि मैंने किसी और पॉडकास्ट में भी बताया था कि रिसेंटली अभी UK के अंदर, नॉट इन US, से नई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है, क्योंकि आउट ऑफ 400 आई थिंक 10 डेथ हुई है रिसेंटली बिकॉज ऑन Ozempic एंड सेमाग्लोटाइड, जो भी आप कह लो, वेगोवी, मंजारो, ये सारे मिलते जुलते बहन भाई हैं। दे वर्क ऑन GLP-1s एंड GIP-1s, ये रिसेप्टर्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो उनको ये नहीं पता, दे कुडंट फाइंड एनीथिंग कि 10 डेथ क्यों हुई थी। तो दे आर ट्राइंग टू फाइंड कि कोई अंडरलाइंग जेनेटिक कंपोजिशन, उनकी कंपोनेंट ऐसा था उन लोगों के अंदर दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट अननोन डेथ। तो अभी उसकी वजह से उन्होंने एक वार्निंग दी है, बट इट्स स्टिल बीइंग यूज्ड। और हम PCOS में माइक्रो डोजिंग, बहुत लो डोज इस्तेमाल करते हैं ताकि वो उनको हेल्प हो सके इंसुलिन रेजिस्टेंस की। समटाइम्स इवन इन पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज, वेट को कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दे डू नीड सम हेल्प फ्रॉम आउटसाइड, अंडर डॉक्टर सुपरविजन जो भी करेंगे सही होगा। जिस तरह से अभी एक कांटा लगा गर्ल थी, वो मे बी यू वुड लाइक टू नो अबाउट दैट टू। IV ड्रिप्स, अब जो IV ड्रिप है NAD की ड्रिप्स, लोग जाते हैं स्पाज में, ओ हमें एनर्जी चाहिए, ये तो बड़ी नहीं, वो तो वो ले रही थी ना। अब हमें नहीं पता कि क्या हुआ एग्जैक्टली, लेकिन मैं अपनी हाइपोथेसिस आपको पेश कर सकती हूँ, क्योंकि आई एम नॉट अ डॉक्टर। कराची में होती हैं मॉर्निंग आफ्टर रेव ड्रिप्स, तो अगर रात को आपने रेव की है, मौली की है, बहुत एनर्जी की है, तो सुबह आपको फिर एक थोड़ा ड्रिप चाहिए। अच्छा, इसकी साइंस की बात करते हैं। NAD होती हैं ये ड्रिप्स। NAD क्या होता है? NAD जो होता है बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट, सबसे मेजर आपके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी, आपकी जो सर्टविन्स होती हैं, एजिंग की जो जीन्स होती हैं, उनको भी रेगुलेट कर रहा होता है। और फिर अगेन, चूँकि मैं
एस्ट्राडियोल की स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि सर्टेन जो एजिंग की जीन्स होती हैं उनके ऊपर भी एस्ट्रोजन रेगुलेट कर रहा होता है, उनको मॉड्यूलेट कर रहा होता है, तो इसकी वजह से एंटी एजिंग है ये जो एस्ट्रोजन है। लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं आईवी ड्रिप्स की। तो ये जो आपके जगह जगह स्पाज में हैं, अगर आप सिर्फ ये देखें कि FDA अप्रूव्ड है या नहीं, तो कोई भी FDA अप्रूव्ड नहीं है। FDA अप्रूव्ड का मतलब होता है कि उन्होंने इतनी ज़्यादा सेफ्टी ह्यूमन बींग्स के ऊपर कर ली है कि नाउ दे आर सेइंग कि टू सर्टेन एक्सटेंट इट इज़ सेफ टू बी यूज्ड। एक तो ये FDA अप्रूव्ड नहीं, चलो उसको भी छोड़ दें, अगर आप कहते हैं मैं तो मानता ही नहीं FDA को, तो आप ये देखें कि इसके पीछे की साइंस क्या है। NAD जो होते हैं इनके प्रिकर्सर्स होते हैं, साइंस के ऊपर जो एविडेंस बेस्ड रिसर्च हुई है वो तो मानते हैं। जो प्रिकर्सर्स होते हैं NAD के वो होते हैं NMN, NNR। तो जितनी भी स्टडी हुई है उसने ये दिखाया है कि जो NR और NMN जो टैबलेट्स आप लेते हैं बाय माउथ, वो उसके प्रिकर्सर्स जो हैं वो फिर भी लॉन्ग टर्म में उसकी सेफ्टी प्रेजेंट है। वो आपको लॉन्ग टर्म एनर्जी और इम्यूनिटी देते हैं, क्योंकि वो कई हफ्तों के बाद जाके आपको हेल्प करते हैं। जो अगर आप ये देखें जो आईवी ड्रिप्स होती हैं वो एक शॉर्ट बस्ट में उसकी एनर्जी आती है 2-3 दिन में, और उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। सो 2-3 दिन के लिए जो आईवी ड्रिप होगी NAD की वो आप बहुत अच्छा फील करेंगे, लेकिन 3 दिन के बाद आपको फिर जो है यू आर बैक टू नॉर्मल। ठीक है, तो इसकी वजह से वो बार बार लगवानी पड़ेंगी अगर आपने उसके इफ़ेक्ट को सस्टेन करना है जिस पर्पस के लिए आप वो ले रहे थे। तो इसकी वजह से जो आईवी ड्रिप्स हैं NAD की, देर एब्सोल्युटली देर कोई पीछे साइंस नहीं है कि लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा देंगी। आप बार बार लगवाओगे, हर 3 दिन बाद जाके तो नहीं लगवाओगे। दूसरा, इसके क्या प्रोटोकॉल हैं, कैसे FDA अप्रूव्ड है, कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, अलबत्ता जितनी भी साइंस हुई है वो ये ज़रूर कहते हैं कि अगर आपने NAD लेना ही है तो उसके प्रिकर्सर ले लो NMN, NNR। लेकिन NMN से भी ज़्यादा साइंटिफिकली जो प्रूवन है, जिसके ऊपर ज़्यादा काम हुआ है, दैट इज़ NR सप्लीमेंट। तो अगर कोई बहुत ही तड़प रहा है कि मैंने एंटी एजिंग करनी है और एनर्जी मुझे चाहिए, तो NR के सप्लीमेंट्स जिसके पीछे थोड़ी साइंस है, दैट इज़ बेटर, और वो FDA ऊपर उसके ऊपर काम भी कर रही है। जो NMN है उसके ऊपर अभी जो लेटेस्ट FDA, क्योंकि अभी मीटिंग हुई थी, मैंने उसके ऊपर बताया भी लोगों को कि हर जो साल के साल FDA जो है जो अपनी गाइडलाइंस इशू करता है, NMN के ऊपर उन्होंने होल्ड बैक किया है अपने आप को। उन्होंने कहा है कि सितंबर में हम रिलीज़ करेंगे दियर फाइनल से कि व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट NMN। तो NAD IV ड्रिप्स का उनका कोई ऐसा नहीं है कि आप कहें कि आई हैव टू स्पेंड सो मच मनी एंड दे वेरी एक्सपेंसिव। हर बंदे ने अपने प्रोटोकॉल्स खोले हुए हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया गया कि आप ये कहें कि करिकुलम में कहीं लिखा है कि सो दैट्स व्हाट इट इज़। सो ऑल दी स्पा IVs, अब मुझे नहीं पता NMN है क्या है, फैंसी नाम होते हैं। हाँ, विटामिन ये वो यूजलेस आप कह रही हैं वक्ती। अब यूजलेस इस तरह से कि एक तो एक्सपेंसिव बहुत है, दूसरा इसके पीछे FDA की सेफ्टी नहीं है, लॉन्ग टर्म हमें पता नहीं है कि इसका क्या होगा। हाँ, अलबत्ता शॉर्ट टर्म जो है इसके 2-3 दिन के लिए इसका साइड रहता है, बेनिफिट रहता है, इम्यूनिटी भी इम्प्रूव्ड होती है एंड यू फील एनर्जेटिक, और फटीग भी कम होती है। अगर कोई अफोर्ड कर सकता है और कोई, जिस तरह आपने कहा कि रात को बहुत काम किया, सुबह जो है यू नीड इट, तो आप कर लें। लेकिन अगर आप बार बार लगवाएंगे तो अगर आउट ऑफ ऑल, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि ना लगवाएं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि साइंटिफिकली ये चीज़ें हैं, आपने डिसीजन सोच समझ के लेना है। तो अगर पैसे नहीं खर्च करने और अगर आपको राइट वे एनर्जी नहीं चाहिए और इम्यूनिटी के बारे में नहीं सोच रहे, तो जो एक्यूमुलेट होते हैं जिसके इफेक्ट वो बाय माउथ के हैं एज़ कम्पेयर टू IV। तो बाय माउथ जो होता है वो ज़्यादा इन फेवर है बाय FDA एज वेल। जो IV होता है उसकी कंटेमिनेशन भी मसला होता है, और जो इंजेक्शन लोग खुद लगाते हैं अगर वो स्टेरल ना हो और कंपाउंडेड हों, क्योंकि ये कंपाउंडेड ही होते हैं आमतौर पे, ये कोई फार्मास्यूटिकल से बना के जो है ये FDA अप्रूव नहीं है, ये कंपाउंडेड लोगों ने दिए होते हैं ज़्यादातर। तो उसकी वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। जिस तरह ये कांटा लगा गर्ल थी, वो कहते हैं जी वो NAD के इंजेक्शन लगवा रही थी, या IV ड्रिप घर में उसने ड्रिप इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शंस भी मिलते हैं ना। तो इसकी वजह से अगर आपका सडन
अगर आप गलत तरीके से लगा लें तो आपके ब्लड में भी जा सकता है, आपका सडन डिक्रीज हो सकता है शुगर लेवल, हाइपोग्लाइसीमिया जिसे कहते हैं, और आपका हार्ट फ्लशिंग और हार्ट बीट तेज़ भी हो सकती है। तो हमें नहीं पता कि वो एग्जैक्टली क्या यूज़ कर रही थी, बट इफ़ यू आर ऑन कीटोजेनिक डाइट, जिस तरह से सेलिब्रिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अपना वज़न कम कर रही होती हैं, या अगर उसने फास्टिंग की हुई थी, किसी ने कहा कि उसने फास्टिंग भी की हुई थी, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी थी, तो यू आर मोर प्रोन टू द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दीज इंजेक्शंस एंड ड्रिप्स। कोई एक हॉलीवुड की भी एक्ट्रेस हैं जिनका काम मुझे बहुत पसंद है, एमिली विलिस, वो भी किसी रिहैब पर थी एंड देन गॉट पैरालाइज्ड। आई डोंट नो व्हाट शी डिड बट शी वाज एट अ रिहैब फैसिलिटी। अब आप कुछ लोग कहते हैं जी कि कोई ड्रग्स का यूज़ भी हो सकता है या कुछ भी, तो वो तो एक अलग बात है ना कि कोई ड्रग्स यूज़ कर रहा हो, तो हमें नहीं पता। लेकिन जो सिर्फ साइंटिफिकली अगर हम देखें कि अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया, आपने रोज़ा रखा हुआ है और आप कीटोजेनिक डाइट कर रहे हैं, तो आप, या अगर आप प्रोन है, आपका सर्टन हार्ट डिजीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट है एंड यू इंजेक्ट योर सेल्फ, या वो इंजेक्शन ही कंटामिनेटेड था, तो उसके साइड इफेक्ट तो आएंगे ना। आई थॉट कीटो, आई मीन एज लॉन्ग एज आपके बाकी मसले मसाइल नहीं है, It's I a was good under thing. the impression हाँ, keto was a और good जिस thing. तरह इंटरमीडिएट फास्टिंग इज़ वेरी गुड, आपकी लॉन्जिविटी करता है, और सर्टेन अमाउंट ऑफ फास्टिंग जो आपके न्यू सेल स्टेम सेल्स पैदा कर रहा होता है। तो जो भी चीज़, जिस तरह स्वाना हो गया, स्वाना आजकल बहुत जी गर्म, जो उसमें बैठते हैं आप 80 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 20 मिनट्स, या आपका कोल्ड इमर्जन थेरेपी हो गई। कोल्ड इमर्जन जिसमें आप ठंडे पानी के अंदर डुबकी लगाते हैं, एक सर्टन वेरी वेरी कोल्ड आइसी वाटर 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर फ्यू सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स और वट। तो ये सारे आपके सेल्स, स्टेम सेल्स को आपको जो है रीजनरेट करते हैं। इट हेल्प्स यू। लॉन्जिविटी में आजकल बहुत काम हो रहा है। वी जस्ट हैव टू बी केयरफुल व्हाट वी आर यूजिंग। हम सिर्फ किसी स्कैम, सिर्फ सुनी सुनाई बात, विदाउट अंडरस्टैंडिंग साइंस बिहाइंड इट, विदाउट नोइंग व्हाट इज़ एफडीए से एक नेट मिलता है आपको, सेफ्टी का नेट, कि किसी ने काम किया हुआ है भाई, तो वो आपको थोड़ा सेफ्टी नेट मिल जाता है। तो ये साइंस समझ के करें जो भी आपने करना है। कुछ लोग कहते हैं जी हम सिर्फ कुदरती रहना चाहते हैं, मेरी तरफ से कुदरती रहें आप। साइंस जो है वो आपको बता दी गई है, एविडेंस बेस्ड साइंस है, रिसर्च है, और फिर भी आप कहते हैं हमने कुदरती रहना है। मैं कहती हूँ टाई योर कैमल फर्स्ट एंड देन प्रे टू अल्लाह ना। पहले आप अपने काम कर लें। आप ये नहीं कर सकते कि आप हर चीज़ जो है जंक फूड भी खा रहे हैं, शुगर भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज, फिर हार्मोन्स भी नहीं ले रहे, और फिर आप कहें कि जी आपने बहुत लंबे अरसे तक विद गुड क्वालिटी रहना है। जेनेटिक्स होती हैं, कुछ लोग जेनेटिकली गिफ्टेड होते हैं, वो कितने लोग होते हैं, कितने लोग होते हैं। हो सकता है अगर आप ये सारा कुछ करें तो अगर आपने 100 साल तक ज़िंदा रहना था तो अब आप 120 साल तक हेल्थी रहें। तो ये सारी चीज़ें कुछ लोग फिर उसमें ले आते हैं कि ओ हमने जो अल्लाह ने हमको दे दिया। मुझे तो लगता है कि अल्लाह ताला ने हमें साइंस दी है, हमें इकरा कहा है, हमारी खूबसूरत किताब में पढ़ने को कहा है, विजडम लेने को कहा है ना, कि पढ़ो, समझो, हिकमत की बातें सीखो। अगर हमने सीखना नहीं है, पढ़ना नहीं है, और साइंस ही तो है आजकल, और जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको ये भी समझ आएगा कि साइंस और रिलीजन तो एक ही है हमारा। ये आप यासिर जंजुआ से भी डिबेट कर रही थी, आई एग्री विद यू कि अगर तो ये लॉजिक है कि आपको अगर हार्मोन नहीं प्रोड्यूस हो रहा, या पीसीओएस हो रहा है, या मेनोपॉज हो रहा है, तो ये अल्लाह ने दिया है, तो फिर तो कैंसर भी अल्लाह ने दिया है, एड्स भी, तो फिर तो किसी चीज़ का इलाज ना करवाएं ना। सबसे तो पहले हाँ, बचपन में कट हो गया तो सैनिप्लास्ट में लगाओ, ब्लीड टू डेथ। अगर आप चीज़ों का इलाज करवा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, और ऑब्वियसली रिलीजन ने बोला है ये करो। तिब और हिकमत तो पुराने ज़माने में भी होती थी। पहले मसवाक होती थी, हमारे पास टूथब्रश नहीं था, तो उसके भी अपने फ़वाइद थे। पहले कौन सी चीज़, हमारे पास एयरप्लेन नहीं था, हम जो है वो कैमल यूज़ करते थे या पैदल जाते थे हज करने। तो अभी भी अगर हम ये कहें कि जी सबको पैदल ही जाना चाहिए हज पे, तो जैसे जैसे ज़माना तरक्की करता है, साइंस आती है, अल्लाह ने वो साइंस दी है हमें अपने फ़वाइद के लिए। उसका गलत इस्तेमाल, अच्छा इस्तेमाल इंसान को दे दिया गया है, हराम हलाल सिखा दिया गया है। बाकी तो ये आपकी मर्ज़ी है कि व्हाट डू यू वांट टू डू विद इट। आपने उसके नॉलेज के साथ करना क्या है, आपने ईवल बनना है या उसी को फ़ायदा देना है लोगों को, और आपने सोर्स बनना है फॉर बेटरमेंट ऑफ पीपल। ये अल्लाह में सोर्स बना के भेजता है आपको इस दुनिया के अंदर। इसमें वापस अगर हम टाइमलाइन पे चले जाएं, हाँ। बच्ची बड़ी हो गई है, बच्ची बड़ी हो गई शादी हो गई है उसकी 35 साल में चले जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जी। क्या करना चाहिए? मैंने पाकिस्तान में देखा है कि जो अच्छे घर होते हैं, देर लाइक घर बैठे ये वो, बट मैं बाहर दुनिया में देखा है लोग काम भी कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, दे टेंड टू स्टे हेल्दियर। ये मैंने एनेक्डोटल जिस तरह बोला, मिसाली एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता सही क्या है। तो आपकी क्या रिकमेंडेशन होंगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? देखें, एक बड़ी कल्चर टू कल्चर आ जाता है। जिस तरह से हम हमेशा कहते हैं ना, माई सिस्टर इज़ अ डॉक्टर एज वेल एंड शी प्रैक्टिसेस हियर, सो मैं उससे बात कर रही थी, मैं इनका
आखिरी दम तक काम करना चाहिए, आपको हेल्दी एक्सरसाइज करनी चाहिए। वेट ये नहीं है कि एक्सेसिव गेन कर लो और फिर वज़न उठाओ, वज़न इतना गेन करोगे तो डायबिटीज़ हो जाएगी, प्री एक्लेम्सिया हो जाता है जिसमें ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाएंगी। तो वज़न को कंट्रोल करो। तो मुझे लगता है मैं औरत हूँ कुछ ये सारे मसले तो जो मसले आप बताती हैं हम लाइक ये तो है मुझे तो बड़ी खूबसूरत औरत है आप। सब यही कहते हैं। माय गॉड। अच्छा, तो उसने मुझे कहा कि हमारे यहाँ ये भी बड़ा मसला है कि खाने को, विटामिन्स देने को, कम काम करने को कहा ही तब जाता है जब हमें पता चलता है किसी का हमल ठहर गया और वो प्रेग्नेंट हो गई है। तो बल्कि हम उसको साथ मियाँ को बैठा के या कभी साथ हो तो हम कहते हैं कि रेस्ट करो, ज़्यादा सप्लीमेंट्स लो, ज़्यादा ग़िज़ा अच्छी खाओ, क्योंकि हर घर का माहौल एक जैसा नहीं होता। तो कभी कल्चर भी बीच में आ जाता है कि उल्टा हम उनको कह रहे होते हैं रेस्ट करो, क्योंकि हमारे यहाँ वो कंफर्ट नहीं होती हर एक को। तो लेकिन अगर सिर्फ साइंटिफिकली देखा जाए तो यू शुड बी एक्सरसाइजिंग, यू शुड कंट्रोल योर वेट, एक्सेसिव वेट गेन मत करें, और आप जो है सप्लीमेंट्स और हेल्दी फूड लेते रहें प्रेगनेंसी के अंदर। और उसकी वजह से प्रेगनेंसी से पहले अपने आप को फिट करें। अगर प्रेगनेंसी से पहले डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या मोटापा है तो प्रेगनेंसी में जाके आपको ये प्रेगनेंसी की बीमारियाँ, डायबिटीज़ जैसी, ब्लड प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। तो प्रेगनेंसी से पहले जो होता है ना, प्री कंसेप्शन काउंसलिंग बड़ी ज़रूरी है। तो फॉलिक एसिड लें, विटामिन्स लें, सो दैट मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन अ हेल्दी प्रेगनेंसी। सप्लीमेंट्स में यू आर सेइंग फॉलिक एसिड ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि वो आपका स्पाइनल डिफेक्ट होता है ना, जो बैक वाली स्पाइन होती है उसका डिफेक्ट कम करता है और मिसकैरेजेस का रिस्क भी कम करता है। तो अब अगर आप ये खाली प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं तो एज की भी बात करें। लोग कहते हैं जी एज कौन सी है, तो एज में भी मैं सिर्फ लोगों को यही कहती हूँ कि जो हेल्दी एज है, जब लड़की 35 से ऊपर होती है तो उसमें एक एग की क्वांटिटी, क्वालिटी तो ख़राब होती है, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम का ख़तरा बढ़ जाता है, बच्चे के एबनॉर्मल होने का ख़तरा बढ़ सकता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा जहन में रखें कि आपका जो है मिसकैरेज का रिस्क भी बढ़ जाएगा। हमल ठहर गया लेकिन बाद में ज़ाया हो जाएगा। ठहर गया का मतलब अगर प्रेग्नेंट हो भी गए तो यू कैन हैव द इंसिडेंस ऑफ मिसकैरेजेस, या अगर आपका डाउन सिंड्रोम हो जाएगा तो वो एज पे, मैटरनल एज पे भी डिपेंड कर रहा होता है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा ये भी नॉलेज होना चाहिए ख़वातीन को, स्पेशली हु आर वर्किंग, और स्पेशली जो ख़वातीन जो वर्क के अलावा अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाह रही होती हैं। ये सारी चीज़ें उनको साथ सीखनी और समझनी चाहिए ताकि वो अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को अपनी एक सोशल जो अपना इंडिपेंडेंस है, फाइनेंशियल, स्टडीज़, एजुकेशन, कल्चर को साथ लेके चल सकें। ये मैं सजीर, मेरी एक दोस्त हैं पॉडकास्ट पे आई हुई थी, उनसे मेरी ये कुछ 10-15 मिनट की डिस्कशन वेयर मैं भी यही आर्ग्यू कर रहा था कि इट्स हेल्थियर कि अगर आप अर्ली एज लेट 20s में प्रेगनेंसी होती है एज अपोज टू लेट 30s, बट शी ऑल्सो हैड अ गुड पॉइंट कि सिर्फ बच्चा तो नहीं पैदा करना है ना, उसको रेज भी करना है। तो अगर आपकी मेंटल एबिलिटी एट 20, मतलब यहाँ पर हम अगर 16 साल में उसको खुद नहीं पता होता मैं कौन हूँ, आपने उसको एक बच्चा दे दिया, तो वो भी तो एक मुश्किल होती है टीनेज प्रेगनेंसी। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने किया। आई विश आई वाज टॉकिंग टू हर मे बी थ्रू द पॉडकास्ट। एक होती है टीनेज प्रेगनेंसी। टीनेज प्रेगनेंसी का मतलब टीन कब ख़त्म होता है आपका? 19। तो टीनेज प्रेगनेंसी को हम हाई रिस्क कंसिडर करते हैं। अगर आप देखें तो OBGYN के अंदर, OBGYN जैसे आप गायनी कह रहे थे, उसके अंदर टीनेज प्रेगनेंसी इज़ कंसिडर्ड हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ठीक है। और इसी तरह जो 35 होती है वो कंसिडर होता है AMA, एडवांस मैटरनल एज। तो प्लीज़ अपने ऑडियंस को ये बताएं कि दीज आर मेडिकल टर्मिनोलॉजीज जिसके पीछे बेतहाशा साइंस है। 19 एंड बिलो इज़ टीनेज प्रेगनेंसी, जिसको हाई रिस्क कंसिडर किया जाता है। 35 एंड अबव इज़ कंसिडर्ड एडवांस मैटरनल प्रेगनेंसी, AMA। तो जिसकी वजह से क्या मतलब हो गया कि दोनों एक्सट्रीम्स हैं। अगर 19 से पहले बच्चा करेंगे तो हाई रिस्क है, 35 के बाद करेंगे तो हाई रिस्क है। ये नॉलेज आपने देना है। अब आप इस नॉलेज के साथ करती क्या है वो आपकी चॉइस है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई ये कह रहा है 19 के बाद आप बथेरे से आने हो जाते हैं। लड़कियां जो होती हैं वो ज़्यादा जल्दी मैच्योर होती हैं, उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, उनकी जो इमोशनल कोशेंट होता है वो जल्दी डेवलप हो जाता है एज़ कम्पेयर टू मैन। मैन जो है वो भी जो है 20s में अगर शादी कर लें और कोई रिश्ता मिल जाता है अच्छा, तो आपने सिर्फ अपना मेडिकल नॉलेज देखना है। बाकी अब आपके पास आ जाता है जी मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, वाई नॉट, आप ज़रूर पढ़ें। आपके हालात इजाज़त नहीं देते शादी के बाद, कुछ लोग शादी से पहले तालीम पूरी करने चाहते हैं, वाई नॉट, ज़रूर करें। ये आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं।
लेकिन अगर आपको ये अवेयरनेस हो जाए कि मेरी बायोलॉजिकल क्लॉक कैसे काम करती है, 35 के बाद क्या होगा और 19 से पहले क्या होगा, तो ये टाइम पीरियड काफ़ी वास्ट है, इसमें अपने आप को जो आपने करना है कर लें। आजकल के जो ये बात कहना है जी कि खाली बच्चा पैदा करना मकसद नहीं है, बट व्हाट अबाउट द विमेन हु वांटेड टू हैव किड्स और 35 के बाद उनका बच्चा ही नहीं हो रहा, पछतावे में ज़िंदगी गुजार रही हैं। हो सकता है कि आप चाहती हैं कि मैं 35 के बाद बच्चा पैदा करूं, लेकिन फिर आपको खुदा देगा ही नहीं, क्योंकि आपका एग ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी कम हो गई। और कभी कभी आप जो चीज़ें चाह रहे होते हैं कि वैसा हो जाए, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। देखिए, एक चीज़ होती है ग्राउंड रियलिटी, जब आपके पास आप प्रैक्टिस में काम कर रहे होते हैं, ये सुपरफिशियल देख लेना और बातें कर लेना बड़ा आसान काम होता है। जब व्हेन यू आर इन द ऑफिस एंड प्रैक्टिसिंग, आपके पास खवातीन आती हैं 40s में, रोती धोती आती हैं, डे इन डे आउट यू आर सीइंग द मिजरी ऑफ द वीमेन हु वांट टू कंसीव, हु वांट टू हैव अ बेबी, या वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनका डाउन सिंड्रोम हो जाता है, और वो सिर्फ ये कहती हैं कि हमें ये नॉलेज नहीं था, हमें ये अवेयरनेस नहीं थी, हमें बायोलॉजिकल क्लॉक का नहीं पता था, हमें लगा कि ये चीज़ें तो लोगों को पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज का नहीं पता कि उनकी हार्मोनल हेल्थ क्या होती है। तो जिस चीज़ को हम फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं कि ये तो सबको पता है, ये तो नॉलेज है कॉमन, दैट्स नाउ हाउ इट प्लेस। मे बी मुझे पता है बिकॉज आई एम डॉक्टर एंड डील विद इट, और उन लोगों को पता है जिनके साथ ये डिजीज़ हो रही हैं, जो आगे हरी भरी सब हो रहा है, उनको नहीं पता, अनलेस जिसको जो शू पिंच करता है उसी को पता होता है। तो ये मसला ये नहीं है कि बच्चा कब पैदा करना है, हो सकता है जब आप पैदा करना चाहें तो वो हो ही ना, क्योंकि आप आदमी नहीं हैं, आदमी टेस्टोस्टेरोन पैदा करते हैं और उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जारी और सारी रहती है। औरत के पास कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है, दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग एनी एग, दे आर बोर्न विद द डिपॉजिट ऑफ एग। उनको अल्लाह ने एक डिपॉजिट दे के बनाकर भेज दिया है, और उन्होंने उसी डिपॉजिट में से जो बैंक में पैसे पड़े हैं उसी को कैश कराना है। एक दफ़ा वो ख़त्म हो गया, यू आर डन। उसके बाद फिर कोई साइन अभी तक ऐसी नहीं आई कि आपकी ओवरीज को रीट्रांसप्लांट कर दिया जाए, उसको क्लोन कर दिया जाए। साइंस है IVF की। देन अगर आपका नहीं होगा लेट 30s में जाके, तो आप IVF कराएंगे, या आजकल लोग एग फ्रीजिंग कराते हैं। अगेन नॉलेज होना चाहिए, कुछ लोग आजकल एग फ्रीजिंग कराते हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि फिर आपको ये पता होगा कि मैंने किस टाइम पे क्या करना है। कोई भी गलत नॉलेज जो आप इतने धड़ल्ले से कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि हम बाद में कर लेंगे, गलत बात है। मेडिकल नॉलेज को मिक्स मत करें अपनी सोशल नॉर्म्स के साथ, अपने कल्चर के साथ। अगर आप ये डिसीजन लेना चाहते हैं कि मैंने 40 साल तक शादी नहीं करनी, तो बी माई गेस्ट, हु केयर्स, शादी आपकी है, ज़िंदगी आपकी है। लेकिन एट द सेम टाइम फिर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं 40 साल तक शादी नहीं करूँगी तो उसके नुकसानात क्या हैं और उसके फ़वाइद क्या हैं। कुछ लोगों को शादी करनी ही नहीं होती, वो भी उनका पर्सनल चॉइस है। मसला सिर्फ ये है कि चीज़ों को हम खिचड़ी पका देते हैं, और आधे नॉलेज के साथ इतना कॉन्फिडेंस हम में आ जाता है कि वी आर राइट। आप पहले उसके प्रॉज एंड कॉन्स देख लें, एंड देन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद योर लाइफ। अगर आपने खाली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जाना है और आपको पैसे मैटर करते हैं और आपकी प्रायोरिटी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है और मैटरनल इंस्टिंक्ट या माँ बनना आपका ड्रीम नहीं है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देयर सो मेनी पीपल जो एक सर्टन अंदाज में ज़िंदगी गुजारते हैं, दे आर वेरी हैप्पी विद इट। इन द एंड तो आपने हैप्पी रहना ना, आपने अपने डिसीजंस खुद लेने हैं, एंड यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजंस यू मेक, ताकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप ये ना कहें कि मुझे पता नहीं था, मेरे माँ बाप ने नहीं बताया था, मुझे आइडिया नहीं था। तो लैक ऑफ नॉलेज जो होता है, लैक ऑफ अवेयरनेस होता है, यू मेक रॉन्ग डिसीजंस एट रॉन्ग टाइम। मैं सिर्फ ये कहती हूँ, डोंट लिव विद रिग्रेट्स, बाकी चॉइस इज़ योर्स। आई एम श्योर इसका फ्लिप साइड भी है, कुछ लोग बच्चे करके रिग्रेट करते होंगे, कुछ लोग बच्चे नहीं करके रिग्रेट करते होंगे, बट यू आर राइट कि पूरी नॉलेज हो, देन मेक अ डिसीजन। आपने ज़िंदगी भर बच्चे नहीं करने, शादी नहीं करने, आपकी ज़िंदगी है, आप उस तरह से गुजारें। बहुत ज़्यादा लोग बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही होती है, विच इज़ फाइन। मैं सिर्फ ये वही बात, गोइंग बैक टू दैट, कि जो करना चाहते हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी एनाटमी को, अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सीख लें, समझ लें। इसमें आप कह रही हैं जो मेनोपॉज रिवर्स नहीं हो सकता बट डिले हो सकता है, राइट? हाँ, तो वो 1-2 साल से ओके, विद अ गुड हेल्दी लाइफस्टाइल। आप ये अगर एक्सरसाइज करते हैं, स्लीप अच्छी है, स्ट्रेस कम है, अर्ब सप्लीमेंट्स, हेल्दी फूड,
खुराक अच्छी ले रहे हैं तो 1-2 साल से हो जाएगा। अगर आपका बैड लाइफस्टाइल है, आप स्मोकिंग करते हैं तो आपका 2 साल पहले हो जाएगा। अल्कोहल लेते हैं 2 साल पहले हो जाएगा। आप मोटे हैं, आपकी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स चल रहे हैं तो आपको ज़रा जल्दी हो जाएगा। आपकी ओवुलेशन पहले ही ख़राब हो जाएगी, पीरियड पहले ही ख़राब हो जाएंगे तो मेनोपॉज ज़रा जल्दी हो जाएगा। मुझे तो 8 साल से हुआ भाई 2 करके 8 तो हो गए तो पेरीमेनोपॉज। अच्छा ये 35 साल की लड़की आ गई ना, 35, मैं ये कहती हूँ कि 24 साल से लेके 35 साल की लड़कियों को सिर्फ ये सीख लेना, समझ लेना चाहिए कि कौन सा टाइम हमारा फर्टिलिटी का अच्छा है, कौन सा टाइम हमारा शादी का अच्छा है, कौन सा टाइम हमारा बच्चा पैदा करने का अच्छा है। सिर्फ नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज के साथ आपने क्या करना है, दैट्स योर पर्सनल चॉइस। 35 साल से ऊपर चले जाएं, 35 साल से ऊपर जो 38 के बाद आपका वैसे भी पेरीमेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है। आपके पीरियड कुछ लोगों को इरेगुलर होते हैं, कुछ लोगों को रेगुलर हो रहे होते हैं लेकिन सिम्टम्स आ रहे होते हैं, कुछ को कम सिम्टम, कुछ को ज़्यादा सिम्टम्स की हमने बात की। वो सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं अर्ली 40s में, नींद ना आना, हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, झुंझलाहट, इरिटेबिलिटी, लड़ना झगड़ना, सारा अपने हस्बैंड को जो है पास नहीं आने देना, ये सारी हरकतें जो होती हैं औरतों की स्टार्ट हो जाती हैं। अभी मुझे लग रहा था बीच में, आई डोंट नो अगर आपने देखा है, वो कोई खातून है अलीना जो वायरल हुई है, मुझे लगा आपका भी वही मुंह बनाना है, जैसे सरसराहट, कुनकुनाहट, बुनबुनाहट लग रहा था वहाँ मेरी बॉडी में सेंसेशंस होती हैं। ये सारा कुछ पेरीमेनोपॉज में ये आप बना दें रील, काफ़ी वायरल जाएगी। मेनोपॉज में क्या होता है, सेंसेशंस होती है कैसी, जैसे सरसराहट, गुड़गुड़ाहट, व्हाट आइडिया एक्चुअली। मतलब ये ऐसा ही होता है। आपको पता है आंखें ड्राई हो जाती हैं, ये जो आपका टेस्ट बड खराब हो जाते हैं, सीटियां बजती हैं, चक्कर आते हैं, माइग्रेन्स होते हैं, हॉट फ्लैशेस होते हैं, गर्मी लगती है, हर जगह ड्राइनेस होती है, राइट? वेजिनल ड्राइनेस, सेक्स करते हुए दर्द होता है। शुक्र आप मेनोपॉज में काफी देर से आपने इस हाँ नहीं, मैंने तो बात की हुई है, वो आती है बोतलें आती है पीने के लिए पानी वाली। जी, तो उसके बाद जो है ये सारी सरसराहट, जो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होती है, आपको दिल करता है किसी को पकड़ के मारें आपको पता है कितनी ज़्यादा ख़वातीन जो हैं दे गेट अफेक्टेड। और एक आयरलैंड के अंदर आयरिश नर्सिस के ऊपर स्टडी हुई थी, क्लिनिकल रिसर्च, जिसमें उन्होंने दिखाया कि 34% वीमेन जो हैं वो 80% वुमेन जो इन सिम्टम्स में एट वर्क फील कर रही होती हैं, ब्रेन फॉग, डिमेंशिया की जैसी सिम्टम। डिमेंशिया तो होता है ना, मेमोरी लॉस हो जाना, उसकी मेडिकल रीजंस हैं। ब्रेन फॉग जब आपको लगता है धुंधलाहट है, क्लैरिटी के साथ सोच नहीं रही, वोकैबुलरी नहीं है, नाम आ रहा है टिप पे, शक्ल आ रही है, टीचर्स आके कहती हैं हम समझ नहीं आ रही कि बोलना चाह रहे हैं लेकिन याद नहीं आ रहा, वो वर्ड जो है वो क्लियर नहीं है। तो मैं चेक करवा लूँ जो आप हर सिम्टम लेती हैं। मैं लोगों से मिलता हूँ, आई एम लाइक, इसका नाम क्या है? अच्छा लगा आपसे मिलकर। देयर लाइक हम 4 दफ़ा पहले मिल चुके हैं, हम 2 प्रोजेक्ट साथ कर चुके हैं। ब्रेन फॉग, मुंह छुपा कर इधर उधर हो जाता हूँ। ब्रेन फॉग। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन स्टडीज़ ने दिखाया कि 80% को ये सिम्टम्स और होते हैं एट वर्क एंड दे आर वेरी इरिटेबल। और उसके बाद जो 34% होती हैं दे आर थिंकिंग के सिक लीव्स ले रही होती हैं इतनी ज़्यादा कि 18 दिन जो है वो गायब हो गई, 2 हफ्ते के लिए गायब हो गई, बिफोर पीरियड्स या पीरियड के साथ जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं या पेरीमेनोपॉज के जो सिम्टम आ रहे होते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी नीचे जा रही होती है। और फिर लिटरली 10 से 12% दे क्विट देयर जॉब्स। वो कहती हैं वी फील एम्बैरेस्ड, अब हम वो उस तरह काम नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द सिम्टम्स ऑफ पेरीमेनोपॉज एंड मेनोपॉज। कभी कभी उनकी फिजिकल एलिमेंट इतनी होती है, हड्डियों और जोड़ों में दर्दें इतनी हो रही होती हैं, माइग्रेन्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, दे कैन नॉट परफॉर्म द सेम। पेरीमेनोपॉज इज प्री-मेनोपॉज। जी, प्री होता है सिचुएशन जस्ट बिफोर द मेनोपॉज, और पेरीमेनोपॉज जो 10 साल का 8 साल का अरसा जो 38 से ऑनवर्ड या 40 से ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाता है। वो कभी 8 साल का होता है, कभी 10 साल का, वो डिपेंड करता है पेशेंट की जीन पे। अच्छा, तो आप ये देखें कि ये प्रोडक्टिविटी नीचे गई। अब हमारी CEOs हैं, हमारी एंटरप्रेन्योर्स हैं, फ्रोज़न शोल्डर के साथ तशरीफ़ ला रही होते हैं, आपके पॉलिटिशियंस हैं, आपकी सारी जो आप उस तरह से डिलीवर नहीं कर सकते और आप ये बता नहीं सकते किसी को कि आपके साथ हो क्या रहा है। जो आप इतने शार्प एंड फोकस्ड एंड एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट के साथ काम कर रहे होते हैं, वो उस तरह से आपको लगता है कि ओह माय गॉड, इन द मीटिंग फुल ऑफ मेन, ये सारे कॉर्पोरेट वाले आदमी बैठे हुए हैं, एंड आई फील लाइक नॉट नॉर्मल एंड आई एम नॉट जस्ट माई सेल्फ, एंड वो शार्प माइंड आपका ख़त्म हुआ होता है। तो ये
आपकी सारी चीज़ें ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स आ रहे होते हैं, और आपने वो हार्मोन्स वापस करेंगे, दे विल फील ग्रेट, दे कैन गो बैक टू वर्क एंड डिलीवर द सेम व्हाट दे वर डूइंग बिफोर. आपकी लाइफ दोबारा मीनिंगफुल प्रोडक्टिव हो जाएगी. और ये सारी ख़वातीन जो हमें फिर कहती हैं आके कि हम जो हैं औरतें सेम आदमियों की तरह डिलीवर कर सकते हैं, हमारी सेरिब्रल पावर सेम होती है, लेकिन जब हमारे फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं हार्मोन्स इन 40s तो हमारी कारकर्दगी या परफॉर्मेंस वो सेम नहीं रहती. अगर आप जिम भी जा रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, तो फिर भी एक सर्टन टाइम में आके ये ख़वातीन मेरे से बात करती हैं कि दे आर नॉट फीलिंग द सेम. वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, देयर आइडेंटिटी इज़ लॉस्ट. उनको लगता है कि वी आर नॉट सेम. तो अपने जॉब्स पे वो मिजरेबल हो रही होती हैं. और फिर आदमी जो है फिर वहाँ पे शार्क बन के बैठ के प्रमोशन ले रहे होते हैं, और ये पहले जो इतनी शार्प होती हैं बिकॉज ऑफ द फ्यू थिंग्स विच दे डोंट नो, लैक ऑफ अवेयरनेस. तो अब आप ये नहीं कि उनकी दिमागी कोई सेहत वीकनेस आ गई है, इट्स जस्ट कि उनके हार्मोन फ्लक्चुएट कर रहे हैं जिसकी वजह से वो डिलीवर नहीं कर पा रही, वो आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं है. तो गिव द हार्मोन्स बैक सो दे कैन गो बैक टू वर्क विद द फुल एनर्जी एंड द फुल फोर्स. जो वो उनकी अपनी ज़ात है, जो रियल सेल्फ है, उनको आपने वापस वो बना दिया. सो प्री BHRT, अगर पीपल आर बिट स्केप्टिकल, दे डोंट वांट टू गो फॉर इट, कुछ चीज़ें हैं जो वो पहले कर सकते हैं टिल ज़रूरत पड़े इसकी. मैंने जैसे आपको बताया कि एक्सरसाइज, स्लीप को अच्छा करें, स्ट्रेस को मैनेज करें, और हर्ब्स एंड सप्लीमेंट्स, ये सारी चीज़ें हेल्प कर रही होती हैं. जिस तरह से जब पेरीमेनोपॉज में पीरियड कम होते हैं तो हम प्रोजेस्ट्रॉन का कहते हैं ना, PMS में भी कहते हैं, PMDD में भी कहते हैं. और जब ये मूड स्विंग्स और नींद नहीं आ रही होती 40s की औरत को पेरीमेनोपॉज में, तो हम उसको प्रोजेस्ट्रॉन देते हैं विच इज़ BHRT. लेकिन अगर वो ना लेना चाह रहे हो तो वाइटेक्स के नाम से एक चीज़ आती है. वाइटेक्स भी प्रोजेस्ट्रॉन को इंक्रीज़ करता है. फूड सप्लीमेंट्स ले सकते हैं आप ऐसे, फाइटो एस्ट्रोजन जिसमें फूड ऐसी होती है, लोबिया, सोए प्रोडक्ट सारे होते हैं, चिया सीड, फ्लेक्स सीड, पम्पकिन सीड साइकिलिंग कर सकते हैं, शतावरी और मैग्नीशियम, विटामिन D3, कॉड लिवर ऑयल, ये सारे सप्लीमेंट्स, B12, विटामिन E, विटामिन C एंड आयरन के लेवल्स देख लेंगे, वो तो कम नहीं है. ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं, लेकिन ये आपको एक सर्टेन हद तक सिम्टोमेटिक रिलीफ देती है. ये इन्फ्लेमेशन नहीं रोकता लॉन्ग टर्म. जो कि इन्फ्लेमेशन जाके क्या डिजीज़ करता है, जो अंदर एक सुलगती हुई आग लग गई है अंदर, जो आहिस्ता आहिस्ता भड़क रही है, इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो रही है, उसका रिजल्ट 20 साल बाद आएगा. उस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए वो चीज़ वापस करनी पड़ेगी जो ख़त्म हुई है, एंड दैट इज़ योर हार्मोन्स, नेचुरल हार्मोन्स जो आपकी ओवरी बना रही थी. एट व्हाट पॉइंट जब लोग आपके पास आते हैं जी, किस पॉइंट पे और लाइक नाउ गो फॉर इट? अच्छा, ये हार्मोन थेरेपी जो है स्पेशलिस्ट को पता होता है, हर एक कन्वेंशनल मेडिसिन या गायनेकोलॉजिस्ट को नहीं पता होगा. एक्चुअली इट इज़ यूज फॉर PCOS के ट्रीटमेंट, फॉर प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, माइग्रेन्स रिलेटेड विद PMS, और उसके साथ PMDD, प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, जो एंजाइटी डिप्रेशन बिकॉज ऑफ द इरेगुलरिटी ऑफ पीरियड या हार्मोनल इम्बैलेंस, कभी भी यूज़ हो सकती है. इस्तेमाल करना आना चाहिए कि कैसे हमने पीरियड को मिमिक करना है, कब एस्ट्रोजन देना है, कब प्रोजेस्टेरॉन देना है, कब टेस्टोस्टेरॉन देना है, कैसे मॉनिटर करना है. लेकिन मेन जो यूज़ होती है ये होती है पेरीमेनोपॉज में. अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, प्रोजेस्टेरॉन देते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कि एस्ट्रोजन कब ऐड करना है, वो देते हैं, और फिर देखते हैं कि टेस्टोस्टेरॉन कब करना है. तो देयर इज़ नो टाइम फ्रेम, सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है, और डॉक्टर आपके लैब्स चेक करके देखता है कि हमने कब क्या करना है. लेकिन जब पीरियड आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं, आप कभी भी यूज़ कर लें. AUA की, अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन की गाइडलाइंस हैं कि 47 के बाद, 48 के बाद खातून को जो है वेजिनल एस्ट्रोजन का इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए टू प्रिवेंट देमसेल्व्स फ्रॉम वेजिनल एट्रोफी, क्योंकि वो एट्रोफी का मतलब श्रिंक हो जाती है, श्रिंक होने की वजह से ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी सेक्सुअल पेन होती है, और उसकी वजह से आपके इन्फेक्शंस होते हैं यूरिन के, क्योंकि ब्लैडर और वजाइना आपस में नेक्स्ट टू ईच अदर होते हैं. तो ये उनकी गाइडलाइन है कि इस्तेमाल करना शुरू कर दें. और उसके बाद जब मेनोपॉज हो जाता है, अर्लियर द बेटर. आप जितनी जल्दी इस्तेमाल करेंगे उतना आप रिवर्सल मुश्किल होता है चीज़ों का, उसकी वजह से जल्दी आप इन्फ्लेमेशन को रोकेंगे, आने वाली डिजीज़ को रोकेंगे. और विद इन 10 years ऑफ मेनोपॉज अगर आप यूज़ करेंगे तो अल्जाइमर डिजीज़ का रिस्क बहुत कम हो जाएगा. कुछ ख़वातीन मेरे पास 60 में आती हैं, 65 में, कि हमें तो पता ही नहीं था, हमने इस्तेमाल नहीं किया. इज़ इट टू लेट? इट्स नेवर टू लेट. आप तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके डॉक्टर को मॉनिटर करना आता है और आप उसके कैंडिडेट हैं और आप मेटाबॉलिकली हेल्दी हैं. देखना पड़ता है कि कैंडिडेट हैं कि नहीं. इसमें आपने जो लैब्स का जिक्र किया, बट वो
इट्स नॉट मैथमेटिकल राइट, लाइक इट्स नॉट लाइक डायबिटीज़ राइट कि 6.7 हो गई तो आप प्री डायबिटिक हैं, 9 हो गई तो आप डायबिटिक हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स होलिस्टिक सारी चीज़ें. नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. नो, इट इज़ जो होलिस्टिक तो मैं सिर्फ वो थोड़ी सी सब्जियाँ थोड़ी सी सब्जियाँ ला दें भाई. अर्ब्स वो कह रही हूँ. मेनोपॉज तो साइंस है पूरी. मेनोपॉज, पेरीमेनोपॉज में हम क्या करते हैं कि हार्मोन फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से हम बेसलाइन हार्मोन ज़रूर करा लेते हैं, क्योंकि हमने देखना होता है कि अगर नहीं भी करवाएंगे तो आप दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स. लेकिन पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज में जो आप लैब्स करवाते हैं उसमें FSH, उसमें एस्ट्राडायोल, टेस्टोस्टेरोन के फ्री एंड टोटल लेवल्स, और उसके बाद आप ये सारी वो चीज़ें, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन अगर कोई अफोर्ड कर सकता है, फिर वो डिटेल में चला जाता है कि हमने और क्या करवाना है टू लुक एट द जनरल वेलबींग. फास्टिंग इंसुलिन, फेरेटिन के क्या लेवल हैं, विटामिन D3 के क्या लेवल हैं, वो जनरल वेलबींग में चला जाता है. लेकिन अगर 3-4 चीज़ें आपने करवानी, बल्कि आप ये कहो कि सिर्फ 2 ही करवानी है, तो FSH और एस्ट्राडायोल करा सकते हो. टेस्टोस्टेरोन भी मैं लाइक करती हूँ बिकॉज आई नीड टू मॉनिटर द लेवल्स. ये सारे लेवल्स आप मॉनिटर करते हो, और इसी को हम कहते हैं सिम्टोमेटिक वर्सेस ऑप्टिमाइजेशन. ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मेरे पेशेंट बहुत आजकल नॉलेजेबल हुए हुए. सिम्टोमेटिक होता है जिस तरह जड़ी बूटियाँ और अर्ब्स और लाइफस्टाइल आपको सिम्टम रिलीफ करता है, उसी तरह जब आप लो डोज देते हैं ना हार्मोन्स की, तो आपको सिम्टम रिलीफ करता है. लेकिन हमें डोज मैक्सिमम नहीं, ऑप्टिमम देनी है, ना मैक्सिमम ना कम, ऑप्टिमम. उसके सर्टन लेवल्स होते हैं. जिस तरह एस्ट्राडायोल का लेवल अगर किसी का 30 है, तो मैं उसको चाहूँगी कि 100-200 हो जाए. एक जवान लड़की का 400 तक पहुंचा होता है ओवुलेशन में, तो हमने 400 तो नहीं लाना, हमने उसको कोई बच्चा तो नहीं पैदा कराना है, ना बच्चा पैदा हो सकता है, एग्स तो ख़त्म. तो हमने उसको ऑप्टिमम बेनिफिट देने के लिए कि वो उसके हड्डियों पे काम करे, उसके ब्रेन सेल्स पे काम करे, उसके कार्डियक हार्ट पे काम करे, तो हमने उसके लेवल को 100-200 जो भी पेशेंट की सिम्टम को मॉनिटर करते हुए और लैब्स को मॉनिटर करके हमने उसको ऑप्टिमम बेनिफिट देना है, ताकि इन्फ्लेमेशन जो हो रही है उसको कम करे. ये डिफरेंस होता है बायोइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी प्रोवाइडर, जो उसका स्पेशलिस्ट होता है, वर्सेस एनी अदर डॉक्टर. वो आपको थोड़ा सा मेडिसिन दे देंगे, सिंथेटिक हार्मोन दे देंगे, सिंथेटिक नहीं है तो समझ आ गई उनको कि भाई अब BHRT देना है, वो BHRT दे देंगे, लेकिन उसको मॉनिटर करना नहीं आता. उनको ये नहीं पता कि कौन से लेवल को कब इंट्रोड्यूस करना है, किस लेवल पे लेके जाना है, किस तरह से उसके साइड इफ़ेक्ट्स मॉनिटर करने हैं. तो इसकी वजह से अगर कोई स्पेशलिस्ट हो तो आपको जर्नी आसान कर देता है, और वो आपको बेनिफिट देता है ऑप्टिमाइजेशन के, कि आपको पता होता है कि अब मेरे लेवल ये हो गए एंड आई एम एट पीस विद माई बॉडी. लेवल्स तो सबके निकलेंगे, ये भी एक मीम है, ये आपको एक और रील में दे रहा हूँ. तो अगर कोई लेट्स से 60 ईयर ओल्ड वुमेन कम जिन्होंने बेसलाइन नहीं करवाया, हाँ. तो आप कह रही हैं जो 3 टेस्ट हैं उसमें एक नंबर होगा कि इस नंबर से अगर कम है जी, सो दैट मेनोपॉज जब आपका FSH 25 से ज़्यादा हो जाता है और पीरियड पूरे साल के लिए ख़त्म हो जाए, तो बाय डेफिनेशन ऑफिशियली यूर मेनोपॉज. पेरीमेनोपॉज में ज़रा FSH और एस्ट्राडायोल वगैरह फ्लक्चुएट कर रहा होता है, और कभी कभी एस्ट्रोजन के लेवल हमें लगता है ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि एक्चुअली लेवल ज़्यादा नहीं हुए होते, उनका प्रोजेस्टेरोन के लेवल नीचे हो जाते हैं, तो उसकी वजह से इम्बैलेंस हो जाता है बेसिकली. तो उसमें ज़रा ट्रिकी हो जाता है लेवल्स को मॉनिटर करने, लेकिन फिर भी करवा लेने चाहिए. 60 की तो ऑलरेडी मेनोपॉज है, उसका FSH तो 100s में पहुँचा होगा, तो उसको तो आप सिर्फ कर लेंगे FSH का लेवल इसलिए मॉनिटर कर लेंगे कि जब आप हार्मोन्स देंगे तो अब आप उसका 110th FSH, तो आप चाहेंगे कि उसका लेवल आहिस्ता 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 नीचे आना शुरू हो जाए, और एस्ट्राडायोल का लेवल, एस्ट्रोजन जिसे कहते हैं, वो ऊपर जाना शुरू हो जाए. FSH नीचे क्यों आता है? क्योंकि FSH वो वाला सिग्नल है जो ब्रेन भेजता है ओवरी को कि भाई आपके पास एस्ट्रोजन नहीं है, आपकी सप्लाई ख़त्म हो गई है. तो ओवरी के पास तो है नहीं बेचारे के पास, तो ओवरी तो बना नहीं सकती, आपने बाहर से हार्मोन दिए नहीं, कुछ भी नहीं है, तो FSH को तो नहीं पता. FSH ब्रेन का सिग्नल है, FSH जाके फिर और दरवाज़ा खटखटाएगा. पहले 20 था, फिर 30 हो जाएगा, फिर कहेगा भाई मुझे दो, तुम क्यों नहीं दे रहे मुझे, फिर वो 100 हो जाएगा, तो वो ऊपर जाता जाएगा, ऊपर जाता जाएगा, बिकॉज यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी हार्मोन. तो अगर आप उसको एस्ट्रोजन दे देंगे बाहर से, तो FSH थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, वो सिग्नल कम हो जाएगा, ब्रेन को पता चल जाएगा मुझे हार्मोन वापस मिल गए, FSH नीचे जाना शुरू हो जाएगा. एस्ट्राडायोल जो एस्ट्रोजन बाहर से दिया ऊपर जाना शुरू हो जाएगा. सो दे वर्क ऑपोजिट टू ईच अदर. तो आप कह रही हैं खुद से नहीं कर सकते, लोगों को आपके पास आना पड़ेगा. नाउ यू हैव अ लाहौर गुलबर्ग क्लिनिक. और नहीं, खुद से तो कोई भी नहीं कर सकता ऐसा मेडिसिन. हाँ, जो कर सकते हैं वो है एस्ट्रियोल स्किन केयर, जो कि एस्ट्रोजन स्किन केयर है, जो हम बात होती है ना उसमें, तो हाँ बहुत एस्ट्रियोल वीक फॉर्म होता है, वो स्किन के लिए कोलेजन इंड्यूस करने, कॉस्मेटिक खूबसूरत तो सभी ने लगना है ना, लेकिन ये जो चेक किया आप लोगों ने, प्लीज जूम किया, खूबसूरत तो सबको लगना है. ये जो साथ आया है ना, सारे पैसे इसके, खूबसूरत तो सबको लगना है.
खूबसूरती औरत का हक है। अच्छा, शुक्रिया। एक्सटर्नल ब्यूटी एंड इनसाइड ब्यूटी, तो इनसाइड आउट, आउटसाइड इन, मैं सारा पैकेज होना चाहिए। व्हाई नॉट? अगर आपने ये कहाँ पे पहले ज़माने में सिर्फ कोई खूबसूरत होगा तो डॉक्टर नहीं बन सकता, कोई नर्डी होगा तो डॉक्टर नहीं बन, वो खूबसूरत नहीं हो सकता, एक सर्टेन फील्ड के लोग सिर्फ खूबसूरत होते हैं। मुझे तो लगता है कि जितनी विजडम और जितना आपको एजुकेशन संवारती है, और खूबसूरती वैसे अल्लाह की देन है। अब बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि जी, मैं हमेशा कहती होती हूँ, लोग ऑफेंड भी हो जाते हैं कि आप खोते को घोड़ा नहीं बना सकते, या मैं ये भी कहती होती हूँ कि आप जवानी जो है उसका हुस्न का खा रहे होते हैं, जब लेट एज में जाके पता चलता है कि कौन कितना खूबसूरत है, बिकॉज दे कंटिन्यू बीइंग खूबसूरत। लेकिन ये एक अल्लाह की देन है, ये गिफ्ट है, इससे हम नहीं वो हो सकते ना, वो ऊपर से जैसे अल्लाह ने पैदा कर उसको मेंटेन कर सकते हैं, और जो कम खूबसूरत हैं वो ज़रा मेंटेन करके ज़्यादा अच्छे हो जाएं। तो ये आप बड़े गलत टॉपिक पे नहीं, ये टॉपिक अच्छा है, क्योंकि आपने ये भी कहीं बताया था कि ये जो लोग इंजेक्शंस लगवा रहे हैं जिसका एक साइड इफ़ेक्ट है गोरा होना जी, ये गलत है। ये गली गली में जो गोरे होने वाले इंजेक्शंस लग रहे हैं ये नॉनसेंस है, ये मत कीजिए जी। FDA अप्रूव नहीं है अगेन टू बिगिन विद। दूसरा जो इंजेक्शंस होते हैं उसके हमेशा ये थाईलैंड में दे रहे थे, तो बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन और डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ सेप्टिसीमिया, इन्फेक्शन हो गए थे बॉडी के अंदर, तो उन्होंने ख़त्म कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान में तो पाकिस्तान है, दोनों तो गोरा होना है, तो वो घर घर में नुक्कड़ नुक्कड़ में उन्होंने बगैर किसी रेगुलेशन के, कोई डोज तो उसकी है नहीं, जब तक आप देते रहेंगे गोरे रहेंगे, जब बंद कर देंगे तो मेलानिन दोबारा पैदा होगी, फिर काले हो जाएंगे, सारी उम्र लगाते रहेंगे, कोई नहीं पता कि इसका लॉन्ग टर्म क्या होगा। तो जिस चीज़ का लॉन्ग टर्म ही नहीं पता, आप शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन के लिए ले रहे हैं, 2 दिन आपने खूबसूरत रह लिया। फिर मुझे एक और बड़ा इन चीज़ों से इख्तलाफ है, मेरा पर्सनल इख्तलाफ ये है कि लोग आजकल इतना कुछ आर्टिफिशियल करा लेते हैं और उसके बाद फिर गोरा हो जाते हैं। अब किसी की शादी है, आप ठीक है हो रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ी सी अगेन आपके पॉडकास्ट में आई डोंट नो, आई शुड बी सेइंग दैट, ये डिसऑनेस्टी है, क्योंकि अगर कोई आपको एक शादी से पहले एक सर्टेन अंदाज में मिल रहा है, ठीक है, ये वही बात होगी कि एक लड़का आके कह दे कि जी मैं महीने का 1 करोड़ रुपया कमाता हूँ, कल को पता चले जी कि वो तो बेचारा कमाता ही नहीं है। नहीं, बट अब पहले तो जो लड़का या लड़की स्किन कलर देख के शादी कर रहे हैं, पहले तो उस पे लानत है। नहीं, मतलब अच्छा ये देखें ना, अब आपने क्या बात की। पर आप अमेरिका में रहती हैं, डीसी में रहती हैं, ठंड होती है, लोगों के ऑप्शंस होते हैं, लोग मर रहे होते हैं कि मैं फ्लोरिडा जाऊं, टैन होके आ जाऊं, थोड़ा काला होके आ जाऊं। मैं एक बात, हमने जो गोरा फैसिनेशन, अच्छा मैं क्या सोचती हूँ इसके बारे में, चूंकि अब हम थोड़ा मेडिसिन से हट के बात करें, मैं कहती हूँ कि हर बंदे की अपनी पर्सनल चॉइस है और ये उसका हक है, ये उसका हक है। आप उसको जज नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज अ सर्टेन पर्सन लाइक समथिंग। किसी बंदे को अगर ये है कि जी मेरा होने वाला स्पाउस गंजा ना हो, तो ये उसका हक है। अगर वो पहले से ये चॉइस चाहता है और उसके अगर शादी के बाद बाल गिर जाएं और वो इस बात पे छोड़ दे, ये भी कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है ना? अच्छी चीज़ नहीं है, कुछ भी हो सकता है ना। इसलिए ये सुपरफिशियल ट्रेट्स जो होते हैं ये तो आनी जानी होती हैं। टू बिगिन विद आप सुपरफिशियल ट्रेट के ऊपर अपने डिसीजंस ले रहे हैं, वो बात गलत है। लेकिन अगर किसी को कोई चीज़ पसंद है, किसी को कतरीना पसंद है, किसी को करीना पसंद है, किसी को करिश्मा पसंद है, तो ये उनकी चॉइसेस हैं, आप उनको उसकी बेस पे जज मत करें। यू आर अट्रैक्टेड टू व्हाट यू आर अट्रैक्टेड टू। हाँ, ये मैं कह रही हूँ। पर अगर लेट्स से आप उसकी बेस पे डिसीजंस मत लें लॉन्ग टर्म, क्योंकि उसका नुकसान हो सकता है। लेकिन किसी ने नोज बाद वेट पुट ऑन कर लिया, ठीक है, उस बात पे आप छोड़ दो, ये तो छोड़ नहीं दो। आप अगर मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से तो एक दूसरे के चॉइसेस का ख्याल रखते हैं। अगर मुझे ये पता हो कि भाई मियाँ को मोटा होना पसंद नहीं है, तो आप आउट ऑफ द वे जाके थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करेंगे कि मेरे बंदे की चॉइस ये है। जिस तरह से अगर आपको पता है कि आपके हस्बैंड को गोश्त पसंद है, तो आप दिन में 3-4 हफ्ते में 2-4 दफ़ा बनाने की एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे बिकॉज यू आर इन लव एंड यू वांट टू डू दैट। इस तरह ही अगर कोई आदमी को पता है कि औरत को पसंद नहीं कि मैं गंजा हो जाऊँ, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट कर लेगा। क्या करे बेचारा, तो बाल गिर नहीं, बालों के आजकल बड़ी थेरेपी आ गई हुई है, जरा खुराक अच्छी करवा ले तो गिर गए, क्या कर सकते हैं। नहीं, बहुत ज्यादा चीजें मेरी तरह थोड़ी ये भी है। मैं ये कह रही हूँ कि एक एग्जांपल की बात कर रहे हैं कि लोग एक दूसरे को एफर्ट पुट इन करते हैं एक दूसरे की तरफ। यही होता है ना, मुझे पता है कि भी तुमको दाल चावल पसंद है तो मैं हफ्ते में 2 दफ़ा एक्स्ट्रा बना लूंगी, और आपने क्या देना होता है प्यार मोहब्बत में। जो अब मैं ये कह रही थी, एडम लेविन को जानती है, मरून 5 सुना ही होगा आपने। बताएं मुझे। वो ही अपेरेंटली
when his wife was delivering a baby he was out there cheating because he was नहीं वो तो एक बहुत ही वो तो एक मोटी हो गई अट्रैक्टिव अबे भाई नहीं। तेरा बन जाए तो नहीं वो तो एक बिल्कुल ही बेहयाई बेगैरती कह लो सिंपल उर्दू में। वो एक मैं गलत लोगों की बात नहीं कर रही, मैं एक अच्छे कपल्स जो एक दूसरे की ख्वाहिशों का और ख्वाहिशात का ख्याल रखते हैं और रखना चाहिए, और किसके लिए रखना है। और इसमें स्पेसिफिकली गोरे रंग वाली जो बात है, सिंस मैं आजकल ये रिश्ता उसमें भी हूँ, अच्छा रिश्ता प्रोफाइल्स में जब आती है ना डिमांड्स में कि ये रंग हो, ये हम लाइक यार आप ना जानते हो किसी इंसान को, ना पहचानते हो, ना कुछ आपने देखा है, ये कास्ट होनी चाहिए, ये रंग होना चाहिए, ये घर होना चाहिए, वो पूरा कल्चर ही मैं उसके खिलाफ हूँ कि यार इंसानों की शादी कराओ। इसके ऊपर ये बात है ना कि आपकी जो इस तरह की डिमांड कर रहा है कम से कम वो अपने ट्रू कलर रेड फ्लैग पहले दिखा रहा है, तो आपने सिलेक्शन करते हुए देख लेना चाहिए कि ओ माय गॉड दिस आर ये इनकी डिमांड्स हैं, ये तो हमें वारा नहीं खाता और ये तो रेड फ्लैग है, तो आप अपने पहले दिखा दें। सपोज अगर किसी ने नोज जॉब करा के अपना नाक पतला करा लिया और कल को बच्चे मोटे नाक के साथ पैदा हो गए, आप कहेंगे मेरा भी नहीं। मैंने ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने एक टीवी पॉडकास्ट देखा, मसला क्या है बच्चों के मैं आपको ये बता रही हूँ कि उसने ना उसका ऊपर मुकदमा चला दिया, इससे ट्रू थिंग, उसने ये मुकदमा चलाया कि पहले तो मेरा नाक भी नहीं मोटा, इसका नाक भी नहीं मोटा और ग्रैंड पेरेंट्स का भी नहीं मोटा, तो उसने तो इसलिए चला दिया कि बच्चा किसका। और उसके बाद दूसरी बात ये आ गई कि उसने फिर बताया ही नहीं हुआ था कि उसने इतनी फिजिकल सर्जरीज कराई हुई हैं। तो वहाँ से एक डिबेट निकली कि अगर मैं तुम्हें ये ना बताता कि जो मेरी इनकम है या मेरा घर है मैं उस पर झूठ बोलता और बाद में तुमको पता चलता तो तुमने क्या करना था। तो वो बड़ी मज़े की डिबेट थी जो कि कोर्ट के अंदर रियल लाइफ में हो रही थी। तो मुझे उससे बड़ी फैसिनेशन हुई कि देखो आजकल ज़माना किधर जा रहा है कि आजकल ये भी नहीं पता चलता कि चेहरे पे क्या असली है क्या नकली है। आजकल तो वैसे ही नहीं पता चलता कि चेहरे पे क्या है और दिल में क्या है। नुकसान ही है, हम बहुत ही डाइग्रेस कर गए हैं उसमें। सिंस हम ये बातें कर रहे हैं, मैं रिसेंटली डर्मा सोशल मीडिया पे बड़ा कैंसिल हुआ बिकॉज मुझे हमेशा से सनस्क्रीन प्रोटेक्शन जो है बड़ी स्केप्टिकल लगती थी। तो मैं नो मेडिकल एडवाइस, नो साइंटिफिक एडवाइस, बट मैं नहीं इस्तेमाल करता। फिर लोगों ने बोला नहीं आप भी एडवाइस करती हैं सनस्क्रीन लें लोग, तो बता दें लोगों को कि आपके भी ओपिनियन में सनस्क्रीन डज नॉट कॉज कैंसर। सनस्क्रीन डज नॉट कॉज कैंसर। सनस्क्रीन जो है आप देखें मिनरल सनस्क्रीन इस्तेमाल करें, केमिकल ना करें। केमिकल थोड़ी सी एब्जॉर्प्शन होती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर और प्रेग्नेंट औरतों को वैसे भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि केमिकल्स टॉक्सिन जो है नॉट गुड फॉर यू। लेकिन जो मिनरल सनस्क्रीन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, SPF 50 कर सकते हैं और जो फ़ोटो एजिंग से वो बचाता है। जो UV लाइट आ रही होती है वो भी स्किन कैंसर करती है, तो आपने बुढ़ापा भी करता है, जिल्द को थिक भी करता है, इलास्टिसिटी को कम करता है, दाग धब्बे करता है। तो सन की फ़ोटो एजिंग से भी बचेंगे और जो कैंसर है उससे भी बचेंगे। तो इसकी वजह से मिनरल सनस्क्रीन इस्तेमाल करें, SPF 50 से ज़्यादा इस्तेमाल करें और देख लेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो ताकि हर किस्म की UV रेडिएशन से आपको बचाए। और जो विटामिन D लोग कहते हैं कि हमने विटामिन D लेना है, वो तो आप जाके 20 मिनट में भी बड़ी अच्छी क्वांटिटी हासिल कर सकते हैं। लेकिन विटामिन D स्किन के अलावा आपको विटामिन D सप्लीमेंट्स भी लेने चाहिए क्योंकि विटामिन D3 + K2, तो विटामिन D3 + K2 जो होता है वो आपको सही आर्टरीज की तरफ कैल्शियम भेजने की बजाय आपको बोन्स की तरफ लेके जाएगा। और मैग्नीशियम जो है वो विटामिन D का साथी होता है। तो ये 3-4 चीज़ें आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इट्स अ गुड थिंग, इट्स नॉट बैड थिंग। एक्चुअली तो मेरी मिनरल सनस्क्रीन है भी, मैंने लॉन्च की हुई है और मैंने बहुत मिनिमल प्राइस में लॉन्च की हुई है फॉर पाकिस्तानी पीपल ताकि वो इस्तेमाल कर सकें। एक कोई आई थिंक US प्रोडक्ट था सनस्क्रीन का जो got recalled because I forgot what the ingredient was it bourbon कुछ इस तरह की चीज़ थी जिससे कैंसर कॉज हो रहा था, जिसकी वजह से एनीथिंग व्हिच इज एनीथिंग। आप जिंक ऑक्साइड जो होता है वो आमतौर पे इंग्रेडिएंट होता है मिनरल सनस्क्रीन का। आयरन ऑक्साइड होता है जो उसको टिंट देता है, कलर देता है ताकि आपकी जो है विजिबल लाइट से प्रोटेक्शन हो सके। तो ये चीज़ें अच्छी हैं। अगर आप ऑक्सीबेंजोन वगैरह चीज़ें इस्तेमाल ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो केमिकल्स हैं तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। वो केमिकल सनस्क्रीन होती है। और आप मॉइस्चराइज़र कहती हैं कि हर दफ़ा करते रहो पूरा दिन। मैं करती हूँ ना मेरी ड्राई स्किन है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं चाहिए होती क्योंकि उनकी ऑयली स्किन होती है। लेकिन गुड मॉइस्चराइज़र शुड बी अ पार्ट ऑफ योर स्किन केयर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्किन। देखिए मैं स्किन केयर के बारे में पता क्या कहती हूँ, मैं ये कहती हूँ और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है आजकल की बच्चियों को सफोरा जाती हैं, ये मेकअप प्लेसेस में जाती हैं और जाके कितनी टन्स ऑफ चीज़ें ख़रीद के ला रही होती हैं। एक सही नॉलेज होना चाहिए। ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ओवर द काउंटर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि बेसिक्स क्या हैं।
आपको थोड़ा सा बेसिक साइंस पता होना चाहिए। स्किन डिजीजेज इज़ डिफरेंट। स्किन डिजीजेज होता है जहाँ पे आपको डर्मेटोलॉजिस्ट की मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है। जब उसकी ज़रूरत हो तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँ। लेकिन कुछ चीज़ें ओवर द काउंटर होती हैं जो आपका जनरल नॉलेज होना चाहिए। जिस तरह अगर आपको मैथ है उसका जनरल नॉलेज होना चाहिए कि भाई उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको ट्यूशन ही पढ़नी पड़े। अब अगर आपके एक्नी है तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेटनोइन जो होता है पाकिस्तान में रेटिन ए के नाम से आता है और वो एंटी एजिंग भी है, वो कैसे इस्तेमाल करना है। जो रेटिनॉल होता है दैट द सेम रेटिनॉल का बड़ा भाई कह लें। अच्छा वो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा स्ट्रांग होती है स्किन में। आपको एस्ट्रोजन स्किन केयर इस्तेमाल करनी चाहिए 30 साल के बाद क्योंकि कोलेजन इंड्यूस करेगा ख़वातीन को। हाँ ख़वातीन को आदमियों को नहीं। और आदमी ट्रेटनोइन भी यूज़ कर सकते हैं और एक्नी में भी हेल्प होती है। उसके साथ डिफरिन के नाम से भी एक चीज़ आती है जो कि शॉर्टर फॉर्म है ट्रेटनोइन की, वो भी इस्तेमाल हो सकती है। अगर किसी को एक्नी है तो उसको पता होना चाहिए कि मैं ऐसा फेस वॉश इस्तेमाल करूं जिसमें 2% सैलिसिलिक एसिड है या बेंजल पेरोक्साइड है। ये वो चीज़ें मैं कहती हूँ कि और या मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करना है, मिनरल सनस्क्रीन इस्तेमाल करनी है, ये बेसिक्स हैं। ये सैलिसिलिक एसिड नॉर्मल आप यूज़ कर सकते हैं। आई थॉट दैट वाज ओनली अगर आपका कोई ब्रेकआउट हो रहा है तो उसके ऊपर सैलिसिलिक एसिड वो फेस वॉश मिलता है। अगर किसी को कोई एक्नी प्रोन स्किन है तो आप वो वाला फेस वॉश खरीद लो। फेस वॉश ने आपने 2 मिनट रखना है फेस के ऊपर ताकि वो वर्क कर ले। ये बेसिक नॉलेज है। इसके लिए आपको जाके किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को देखे लाखों रे सिर्फ नुस्खा हासिल करने के लिए। ये आपको सोशल मीडिया पे नॉलेज मिल जाता है एज लॉन्ग एज यू आर एजुकेटेड एंड यू आर नॉट टेकिंग द पंगा विद द इन्फॉर्मेशन कि आप जाके एक नेक्स्ट स्टेप जाके कोई स्टेरॉइड या ब्लीचिंग क्रीम इस्तेमाल शुरू कर दें, हाइड्रोकिनोन इस्तेमाल करना शुरू कर दें। दैट्स अ बिग नो नो। ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपका नॉलेज हर बंदे को होना चाहिए कि अगर मैंने सैलिसिलिक एसिड 2% इस्तेमाल करना है फेस वॉश, आपने मिनरल सनस्क्रीन अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि लोगों को पता हो, एस्ट्रोजन स्किन केयर फॉर वीमेन इस्तेमाल करना है, विटामिन सी आप इस्तेमाल कर सकते हैं 10%। अगर आपको एजिलिक एसिड इस्तेमाल करना है 10% 15%, वो भी आपके दाग धब्बे छाइयाँ, नाइसिनामाइड, ये सारी चीज़ें ओवर द काउंटर है। कोजिक एसिड हो गया ब्राइटनिंग, कोई क्रीम उठाइए आपने ब्राइटनर तो उसके अंदर देख लें कि कोजिक एसिड हो, अल्फा एर्ब्यूटिन हो, नायासिनामाइड हो, ग्लूटाथायोन हो, ये चीज़ें आपके ब्राइटनर के अंदर होनी चाहिए। तो विटामिन सी हो, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। दीज आर ऑल ओवर द काउंटर प्रोडक्ट। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई स्किन डिजीज़ है, गो सीक हेल्प, कंसल्टेशन विद डर्मेटोलॉजिस्ट। कोई लोगों के भी थोड़े से सवाल थे, कोई आपको लगता है बात रह गई है तो वो बता दें, फिर हम लोगों के सवाल पूछ लेते हैं। आप लोगों के सवाल पूछ लें। चलें, let's run through this. Ask her about the availability of bioidentical HRT in Pakistan, please. People seem to have forgotten about contraception totally, its impact on maternal. ये तो 2 अलग सवाल हैं। Bioidentical HRT in Pakistan, गुलबर्ग में क्लिनिक है, लाहौर जी। देखिए खबर आई है कि कराची में खुलने वाला है, ये ग्रेप पाइन का खबर है। आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है और आपको डाउट था कि शायद मैं जानता हूँ या नहीं जानता, अब आप परेशान हो गई हैं। 5 मिनट में मैं आपको बताता हूँ कौन सी बस पे आप मॉडल टाउन से किंग एडवर्ड जाती थी। ओह माय गॉड और कौन लोग पीछे आते थे ये नहीं पता आपको? वो मुझे नहीं, उनको मैं नहीं जानता, बट यही है अभी तो सिर्फ आप ही का क्लिनिक है। अच्छा देखें, पाकिस्तान में आई एम द ओनली BHRT स्पेशलिस्ट। मैं ट्रेन टीच कर रही हूँ डॉक्टर्स को। एक अच्छी रेजिस्टेंस है लेकिन बहुत ज़्यादा नए जो डॉक्टर्स हैं वो सीख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। सो मेरा नेक्स्ट सेशन जो है LMDC लाहौर मेडिकल डेंटल कॉलेज में अक्टूबर में एनवाई ऑफ अमेरिकन डॉक्टर्स आ रहा है इंशाल्लाह, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट, ताकि एक जनरल अवेयरनेस हो जाए, लोगों को पता हो कि साइंस क्या है और इसकी अवेलेबिलिटी ये है कि जी मैंने लॉन्च किया। अगर मैंने ज्ञान दिया तो मैंने उसको लॉन्च भी किया, बट दैट्स US मैन्युफैक्चर्ड। नेक्स्ट स्टेप मेरा ये है कि इंशाल्लाह उसको इतना कॉस्ट इफेक्टिव कर दूं कि सारी ख़वातीन जिसको ज़रूरत है एटलीस्ट उनके पास ये एक्सेसिबिलिटी रीच हो, उनकी इस्तेमाल ना करना उनकी चॉइस है और वो करेंगी, क्योंकि उनको जब आप इतना साइंस समझाएंगे कि उनकी बीमारी और उनको क्या मसले मसाइल हैं, और अभी लोग कर रहे हैं, दे आर गोइंग क्रेजी, लेकिन एक सर्टेन क्लास हो जाती है क्योंकि वो इतनी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा यही है इंशाल्लाह कि सबको मुहैया हो जाए। कि अगर आप प्रेग्नेंट होंगे तो आपको जो है जितनी दफ़ा प्रेग्नेंट होंगे आपकी जो मैटरनल मोर्टेलिटी यही है ना कि जब भी आप प्रेगनेंसी होगी, PPH होगा, डिजीज़ होंगी तो आपको ज़्यादा होना शुरू हो जाता है जितनी दफ़ा बच्चा पैदा करेंगे। तो ये कह रही है कि कॉन्ट्रासेप्शन आई थिंक बट दे आर ट्राइंग टू से कि आप प्रिवेंशन की बात क्यों नहीं कर रहे, बच्चे बनाई ना जाएं, थोड़ी प्रिवेंशन भी करें।
तो यस, जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होते हैं, अगर आप मेटाबॉलिकली हेल्दी हैं, यंग हैं, तो बर्थ कंट्रोल पिल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, दोज आर सिंथेटिक हार्मोन्स। लेकिन अगर आपको फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है या आपने बहुत लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल किए, तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क हाई हो सकता है। तो इस अंडरस्टैंडिंग को ज़रूर पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो मैं चीज़ अपने जिस्म में डाल रही हूँ उसका लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट क्या होगा। तो इसकी वजह से कभी कभी नॉन हार्मोनल ऑप्शंस हैं, अपने डॉक्टर से बात करें, नॉन हार्मोनल ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हैं, और कभी लोग नेचुरल तरीके से भी परहेज़ कर लेते हैं। लेकिन आमतौर पे जो लोग परहेज़ करते हैं वो टैबलेट सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं। आईयूडीज़ के बारे में क्या ख्याल है आपका? आईयूडी दो तरह की होती है, एक हार्मोनल, एक नॉन हार्मोनल। हार्मोनल जो होती है उसमें प्रोजेस्टिन सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन की टाइप है, जो कि लोकल होता है, तो उसकी वजह से इतना ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क हाई नहीं होगा। सो दैट्स ओके। अगर किसी को बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही हो पेरीमेनोपॉज में, या जब हम उसको BHRT प्रोजेस्ट्रॉन बाय माउथ देते हैं वो टॉलरेट नहीं करता है, तो हम भी आईयूडी प्रोजेस्टिन वाली लेवोनॉर्जेस्ट्रल के नाम से, मरेना का नाम होता है उसका ब्रांड, वो इस्तेमाल करते हैं टू प्रोटेक्ट देयर लाइनिंग ऑफ यूट्रस, क्योंकि खाली एस्ट्रोजन नहीं दे सकते आप, तो आपको साथ प्रोजेस्टेरॉन देना होता है। लेकिन एक नॉन हार्मोनल होती है जो पैरागार्ड के नाम से आती है, पाकिस्तान में मेरे ख्याल यही नाम है उसका भी, और वो भी आप 10 साल वाली होती है। तो आप दोनों ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं। What could be done to break the taboo of sex education in Pakistan? सेक्स एजुकेशन तो सबसे पहले घर से स्टार्ट होती है। आप कोई भी चीज़ स्कूल में जाने से पहले माँ बाप को जो है सिखाना चाहिए, लेकिन समटाइम्स अनफॉर्चुनेटली माँ बाप इतने एजुकेटेड ना हों और एक गैप हो, तो फिर तो स्कूल के पास आ जाता है, और स्कूल कितना अच्छा स्कूल है, किस तरह से कर रहा है। अवेयरनेस इज़ द की, कि आप सेक्स का वर्ड जहाँ आ जाता है उसको बुरा समझते हैं, आप साथ एजुकेशन के वर्ड को क्यों इग्नोर कर रहे हैं। तो ये वही बात है ना, नमाज के पास मत जाओ अगर नशे की हालत में हो, तो नशे की हालत तो देखना नहीं है, बस नमाज के पास नहीं जाना। सो पूरे वर्ड को देखें कि सेक्स किस की बारे में एजुकेशन दी जा रही है। दैट इज़ अबाउट द गुड टच, बैड टच। आप अपने बच्चों को ये समझा रहे हैं, डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, इवन टू पीपल जो कि आपके रिश्तेदार हैं, उनको भी आपने गलत जगह पे टच नहीं करने देना। ये एजुकेशन है, सिंपल कूज़े में बंद करना हो आपने, ताकि बच्चों को पता हो कि आपको कोई अब्यूज़ नहीं कर सकता। चाइल्डहुड ट्रॉमा, वरना सारी उम्र आप उसके साथ ज़िंदा रहते हो। Multiple C-sections are not recommended, but many women in Pakistan are made to undergo pregnancy despite multiple previous C-sections. मल्टीपल अगर 2-3 सी सेक्शन हो गए तो फिर तो आपके पास चॉइस ही नहीं है ना, फिर आपने अगला तो सी सेक्शन ही करना है ना, चौथा। तो वैसे तो आप पहले उन्हें बीबी को समझाएं कि अगर तुम्हारा 4 सी सेक्शन हो गए तो अगले में तो जान भी जा सकती है। एवरी टाइम यू आर गोइंग टू हैव अ सी सेक्शन, यू आर ओपनिंग द इंसिजन, सेम इंसिजन, और पेट के अंदर जा रहे हो, तो तुम्हारे तो कॉम्प्लिकेशन बहुत हाई हो गए। तो फिर चौथे में उसको ऑफर कर दें कि साथ ही मैं ट्यूब टाई कर देती हूँ, ट्यूब टाई या ट्यूब निकाल देती हूँ, ताकि आपको फ़ायदा हो जाए, दोबारा आप प्रेग्नेंट ही ना हो। तो आप जितनी दफ़ा सर्जरी करते हैं, सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, सिंपल बात है। तो इसकी वजह से तो पहला ही सी सेक्शन नहीं होना चाहिए था। अगर कोई नेचुरल कर सकता है तो वाई नॉट, स्टे नेचुरल, क्योंकि नेचुरल आपको ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, और अगर आपने ज़्यादा बच्चे बनाने तो उसकी वजह से आपको ज़्यादा सी सेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन अगर ज़्यादा बच्चे बनाने तो ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरीज कर सकते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि यू बिकम द मशीन फॉर दैट। आपने अपने हालात भी देखने होते हैं, अपनी हेल्थ भी देखनी होती है, औरत की हेल्थ देखनी होती है कि हाउ मेनी यू वांट। आपका कोई बहुत बड़ा फ़ैन है, कुछ ऐसे लिख दिया है। शी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट इन योर प्रोग्राम। आई एम हैप्पी दैट यू टेक अ ब्रेक फ्रॉम पॉलिटिकल डिस्कशंस एंड हाईलाइट important social issues more relevant. I would like to draw your experts' attention to a recent news item which reported the death of a woman few days after her marriage because of marital RAPE. The man was exposed to porn material and actively practiced sexual drills before marriage. जी, Oh my God. तो जी, maybe we should discuss safe sexual practices more in electronic and print media. Yeah, maybe we जी। should. उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि पोर्नोग्राफी देखना बंद कर दें तो आपको वो जो एक इल्यूजन है ना कि हर सेक्सुअल लाइफ ऐसी ही होती है, क्योंकि यू डोंट नो व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ नॉट, सो यू स्टार्ट लिविंग इन अ डिल्यूजन के दुनिया ऐसे ही काम करती है, और इसी को हम बेस्ट सेक्सुअल प्रैक्टिस कहते हैं। तो उसकी वजह से ये स्टार्ट वहाँ से होता है। हमेशा गो फॉर द अंडरलाइंग रीज़न। अंडरलाइंग रीज़न में जो है वो पोर्नोग्राफी इज़ द रीज़न फॉर दैट, क्योंकि ऊपर से तो नहीं किसी ने आपको ये सेक्सुअल प्रैक्टिसेस सिखा दी ना, आपने सीखी हैं कहीं से, और फिर उसको आपने प्रैक्टिस किया है ऑन अ पर्सन, और यू गॉट आउट ऑफ कंट्रोल। एंड जहालत, नीरी जहालत, एंड इज सैड, इट्स अ ट्रेजेडी। How muscle growth through weightlifting decreases the risk of diabetes? I'm confused. Does it?
यस, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी, आपका माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी पैदा कर रहा है और वो सारे कहाँ बैठे हुए हैं, स्केलेटल मसल्स के अंदर। और ये सारा जो होता है आपका, इवन जो गट है लाइनिंग, जिसको हम जीएलपी आपकी बात कर रहे थे, गट की लाइनिंग नेचुरली पैदा कर रही होती है, आपके ब्रेन के ऊपर भी पैदा हो रहा होता है GLP-1। इसी तरह जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया हैं सारे, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जब कम होगी तो आपकी जो डायबिटीज़ का जो रिस्क होता है वो वैसे भी कम होना शुरू हो जाता है, और उसकी यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज स्पाइक्स भी तो इंक्रीज नहीं होने देता ना। What if anything has she done to her face, cosmetic intervention wise? आई विश कि मैं कोई कराती है या ना कराती, आई डोंट नो। अच्छा, मैं जब छोटी थी ना तो मेरा भाई मुझे लिपस्टिक नहीं लगाने देता, तो मेरा मजाक उड़ाते थे लोग के मोटे होंठ वाली। मैं थोड़ा सा परेशान रहती थी इस बारे में। तो जैसे जैसे ज़माना बदला तो मुझे पता चला ये तो बड़ी ज़बरदस्त एसेट है मेरा। अहमद अली भट्ट को बोला था फिलर्स तो करवाए मैं, नहीं? नो, नॉट एट ऑल। बोटॉक्स करवाया। फिलर तो मैं मना करती हूँ। बोटॉक्स, अच्छा, बोटॉक्स मैंने जिंदगी में 2 दफ़ा करवाया। अच्छा, अब अगर आप कैमरा नज़दीक मारेंगे मेरे तो आप जूम इन अच्छा, ये देखिए मेरे कितनी ज़्यादा लाइनें हैं, है ना। मैंने सब कुछ नेचुरल कर दिया। उसकी एक वजह है क्योंकि मैं स्किन केयर करती हूँ। स्किन केयर मैं सुबह आधा घंटा करती हूँ, रात को। अब लोग कहते हैं इतनी स्किन केयर, लेकिन वो आई लव इट। और व्हाट डू यू मीन बाय स्किन केयर? दैट अच्छा, स्किन केयर का मतलब है सुबह विटामिन सी लगाती हूँ, उसके बाद फिर मैं जाने से बाहर मैं मिनरल सनस्क्रीन लगाती हूँ, फिर मैं अपनी एस्ट्रोजन क्रीम लगाती हूँ हर जगह पे, और उसके बाद जो है रात को मैं ट्रेटनॉइन लगाती हूँ, और फिर मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ क्या ड्राई स्किन। तो मैं ये सारी स्किन केयर, और फिर मेरे पास एक घर में होता है मेडिक्यूब जो ट्राई लिफ्टिंग करता है, माइक्रो करंट रिलीज़ करता है। अच्छा, ये वो फिर मैं दिन में वो करती हूँ 15-20 मिनट लगा के। अब ये एक एफ़र्ट है, लेकिन मैं कंसिस्टेंट हूँ इसके बारे में। कंसिस्टेंसी इज़ द की। जब तक आप कंसिस्टेंट रहते हैं ना, तब तक आप सारी ज़िंदगी आप अच्छा लग सकते हैं। मसला ये है कि लोग ये घर की चीज़ें औरतें करती नहीं हैं। उनको होता है स्पा जाओ, 6 महीने बाद पैसे लगाओ और करके आ जाओ। उसका इफेक्ट आप सिर्फ देखेंगे 2-4 हफ्ते रहता है, उसके बाद यू आर बैक टू स्क्वायर। और इसी तरह अगर आप मेडिक्यूब जो मैं कह रही हूँ, एक माइक्रो करंट रिलीज़ करता है लिफ्टिंग के लिए, वो अगर आप 2 हफ्ते करोगे और तीसरे हफ्ते नहीं करोगे तो यू आर बैक टू ज़ीरो। वैसे के वैसे फिलर्स को मैं अगेंस्ट हूँ, वो मैं, लेकिन मेरा माशाल्लाह मुंह इतना सेहतमंद है, इतनी प्यारी, मुझे लोग कहते हैं कि देखने में तो आप बड़ी खूबसूरत हैं। व्हाट डू यू थिंक? लेकिन ये टिकटॉक इंस्टाग्राम पे आता है, व्हिच आई डोंट थिंक इज माइक्रो। वो सिर्फ एक डिवाइस होता है जो यूं लड़कियां कर, माइक्रो करंट होता है। उसमें होता है करंट। अब मैंने नहीं पता अच्छा। टिकटॉक वाला कौन सा है, मैं यूज़ करती हूँ माइक्रो करंट। तो मैं ये कह रही थी कि टीवी पे आने का एक आर्ट होता है। अब आप देखें, मुझे मेकअप नहीं करना आता, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स पे आती हूँ। तो अब अगर कोई कहे जी कि आप बाल मुझे नहीं बनाने आते अपने, मुझे उठ के बस आम कपड़ों में आ जाती हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा पर्पस अवेयरनेस है, मैं यहाँ पे एक एक्टर नहीं हूँ। अगर शायद मैं एक्टर होती तो मैं वो काम कर रही होती। तो स्क्रीन पे कैसे आप आते हैं वो मेरा इश्यू नहीं है। आप लोग मुझे कैसे सुनते हैं, मेरी बातों से क्या एब्जॉर्ब करते हैं, मेरा कितना नॉलेज लेके जाते हैं, मैं लोगों के ऊपर ज़िंदगी में कितना इम्पैक्ट डाल सकती हूँ और कितनी ज़िंदगियों को बदल सकती हूँ अपनी जहानत से, अपने नॉलेज से, अपने इल्म से, वो मेरा गोल है। तो इसकी वजह से अगर कोई कहे जी कि ये लोग सोशल मीडिया पे होते हैं, आपको पता है किस किस्म के कमेंट्स, उन नहीं जी, जिस खुद दाढ़ी में तिनका होता है, दूसरे मैं चोर तुम भी चोर ना, वो सारे लोग एक ही तरह साइकिल में चल रहे होते हैं। My mother is 60 years old. She often gets red spots or rashes. Is it due to menopause or something else? किधर है उसके रैशेस? ये नहीं बताया, बट हैं रैशेस हैं कहाँ? अगर प्राइवेट एरियाज़ में तो यस, वेजिनल एस्ट्रोजन की बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस मैंने आपको बताई कि एवरीबडी शुड बी यूजिंग इट। और अगर स्किन के ऊपर है तो आप जो मेनोपॉज में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं, स्किन के ऊपर दाग धब्बे छाइयाँ, तो वो भी मेनोपॉज की वजह से हैं। और अगर कोई स्किन डिजीज़ है तो गो गेट कंसल्टेशन विद डर्मेटोलॉजिस्ट। लोग सोशल मीडिया पे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। Absolutely. ऑन सोशल मीडिया। Absolutely. अच्छा, लास्ट सवाल ये है, टेल हर लाफ इज रियली क्यूट, आर मोर मसल्स बेटर? यस, मोर मसल्स वो बेटर, जनरल उनका सवाल है। एब्सोल्युटली। थैंक यू, आपने आज हमें वक्त दिया एंड हमने होपफुली काफ़ी कॉम्प्रहेंसिवली हर चीज़ डिस्कस कर ली है। और भी अगर आपके सवाल हुए तो प्लीज़ लुक हर अप, शी इज़ वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, and follow her and follow us. Thank you. Take care. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया.